Hi everyone, this is Vishal from Bhavna Education Hub and today's topic of discussion will be CA. CA को साथ में लेते हुए मैंने NRC और NPP को भी इंक्लूड करने की कोशिश की है, ठीक है, NPR को और NRC को। एक्चुअली में 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है। उस समय डिबेट उठी कि पता नहीं ये इम्प्लीमेंट होगा भी नहीं होगा, कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। तो कई लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया, कुछ लोगों ने अपने कोर्स में इंक्लूड कर लिया और कुछ लोगों ने इसको कह दिया कि जब तक एक प्रॉपर गवर्नमेंट का स्टैंड नहीं आता कि वो इंप्लीमेंट कब होगा। लेकिन देखिए, जब आप सिविल्स की प्रिपरेशन करते हैं तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ अगर करंट न्यूज़ में चल रही है, आपको ये नहीं देखना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी या नहीं होगी, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि वहाँ पे पब्लिक मोमेंटम या पब्लिक ओपिनियन क्या बढ़ रहा है, उस पर विरोध या धरना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे फार्म प्रोटेस्ट बिल है, ठीक है, यूपीएससी ने जैसे ही वो एक्ट, आपके एक्ट नहीं बने थे बेसिकली, जैसे लाइक प्रपोजल बिल आया तो यूपीएससी ने उसी साल प्री में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था। मैं बता चुका हूं जब आपको मैंने फार्मर क्राइसिस वाला इशू पढ़ाया था, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया, सबको पता था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। लेकिन जब वो एक्ट आया था हमने उसको डिटेल में पढ़ा भी था, मतलब आई डोंट नो वेदर यहाँ पे ऑनलाइन हुआ था कि नहीं, बट आई टॉट इट समवेयर। तो उसमें क्या हुआ था कि पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि जम्मू कश्मीर की स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो, ठीक है, वो स्पेशल प्रिविलेजेस तो हैं, साथ में वो टेम्प्रोरी और ट्रांजिशनल प्रोविजन भी थी, उनको कभी भी हटाया जा सकता था, ठीक है। तो अगर अमित शाह ने या जैसे होम मिनिस्ट्री है या जो भी स्टेट मतलब हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उसने अचानक से जो कश्मीर के स्पेशल प्रिविलेजेस मिले थे आर्टिकल 370 में, उनको एबॉलिश कर दिया। तो ये डिबेट में आपको नहीं जाना है कि पढ़ें कि ना पढ़ें, आपको करंट में आया पढ़ लीजिए, इंप्लीमेंट करना उनका काम है। नहीं किया तो अच्छी बात है, भूल जाना, और कर लिया तो पढ़ लेना। अब इस पे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीए न्यूज़ में चल रहा है, तो आपको इसमें पता है ये फुल फॉर्म इसकी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी ऑब्वियस सी बात है कोई सिटीजनशिप एक्ट बना होगा, उसमें कोई अमेंडमेंट किया गया है। तो सिटीजनशिप एक्ट जो सबसे पुराना है वो 1955 का है। तो सबसे पहले मैं जानना, वो सिटीजन होते कौन है, रेजिडेंट कौन होते हैं, एलियंस कौन होते हैं, फॉरनर्स कौन से होते हैं, माइग्रेंट्स कौन से होते हैं और रिफ्यूजी कौन से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हो कि जैसे ही ये सीए वर्ड न्यूज़ में आता है, दो और वर्ड हैं जो अचानक से पॉपअप करने लगते हैं। एक है आपका नेशनल रजिस्ट्रेशन या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स आप कह सकते हैं, एनआरसी, और एक होता है आपका एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। क्या ये दोनों एक हैं? अगर एक होते तो मैंने एक साथ तो लिखा नहीं होता उसको। और इसका सीए से क्या लेना देना है? इन तीनों में पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है और लास्ट में क्या आता है? और क्या जरूरत है कि सीए के नाम सुनते ही लोग एनआरसी पे कूद के चले जाते हैं? देखिए, सोशल मीडिया न्यूज़ फॉलो करिए, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। न्यूज़पेपर आपको मैंने पहले बता दी थी, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू की न्यूज़ पे सिर्फ वही दोनों रिलायबल सोर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर गोइंग टू सम चैनल, जो राज्यसभा टीवी आता था उसका नाम सनसेट टीवी हो गया, उस पर जो डिबेट आती है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी जर्नलिस्ट कि कोई भी लाइव प्रोग्राम को जो इस टॉपिक से रिलेटेड आप मत देखिएगा, सिर्फ आप कंफ्यूज होंगे वहाँ पे, क्योंकि वो लोग पॉपुलर ओपिनियन जनरेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ अपोजिशन से फंडेड होते हैं, कुछ आपके रूलिंग से फंडेड होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस नहीं होता है। एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ योर यूपीएससी यू हैव टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिविटी पार्ट। आपको फैक्ट्स फिगर, आप डीएम बनोगे ना, सीधी सी बात है, आपको पॉलिटिशियन तो बनना नहीं है, तो आप सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस करिए, ठीक है। उसके बारे में पता रखिए, बस आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट पे फोकस रखिए, मेंस में वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा आते हैं, लेट्स से ये आपका इंडिया है, ठीक है, ऐसे रफ सा बना लेते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है बट समवेयर, जस्ट अ सेकेंड। बस आपके समझाने के लिए कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपका इंडिया है। जब आप बाहर निकलते हैं देखते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, ठीक है, अ मिक्स ब्रीड ऑफ ऑल द पीपल, लवली पीपल विद लवली फेसेस। कोई आपका गोरा होगा, कोई येलो होगा, कोई कुछ भी होगा, रेशियल हमने पूलिंग बताई थी, उसमें में कोई भी हो सकता है। तो आप जब बाहर निकलते हो, आप बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपको कैसे पता चलता है कि ये आदमी इंडिया का सिटीजन है या नहीं है, ठीक है। या जितने लोग आपकी टेरिटरी में घूम रहे हैं, जैसे आप दिल्ली में घूम रहे हो, या लेट्स से फॉर एग्जांपल अब्रॉड हॉराइजन इंडिया में घूम रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, क्या जितने लोग इंडिया में घूम रहे हैं सब सिटीजन हैं कि सारे के सारे रेजिडेंट हैं, कि इनमें से कोई माइग्रेंट है या इनमें से कोई रिफ्यूजी है, कैसे पता चलेगा? तो जैसे इतने सारे लोग इंडिया में रह रहे हैं, इसमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो यहीं पे पैदा हुए हैं, ठीक है, इनके माँ बाप यहीं पे पैदा हुए थे, या हो सकता है उनके माँ बाप किसी और कंट्री के हों, या माँ किसी और कंट्री के हो, पापा यहाँ के हों, शादी हो गई, बच्चा यहाँ पे हुआ, तो उनका बर्थ यहाँ पे हुआ था, बर्थ यहाँ हुआ, ऑब्वियस सी बात है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ होगा, पढ़ाई स्कूलिंग वगैरह यहाँ हुई, यानी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे हुआ होगा। तो उनके लिए अभी मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ बस आपको, ठीक है, उनको हम सिटीजन के रूप में रिगार्ड कर सकते हैं, समवन हु इज अ सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एंटिटी लाइक इंडिया, ठीक है। तो ये तो हो गए सिटीजन यानी भारत के नागरिक, ठीक है। अब क्या हो सकता है, जब आप घूम रहे हो तो आप देखोगे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको थोड़े फॉरेनर टाइप के दिख रहे होंगे, कोई यूरोप का होगा, कोई आपको चाइना का दिख जाएगा, कोई यूएस का दिख जाएगा, कोई रशिया का हो सकता है। ये कौन लोग होते हैं? ये सिटीजन तो नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो दे आर बेसिकली टूरिस्ट,
या आपके टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं कुछ दिन घूमने के लिए, आपका लाल किला वगैरह देखा, जहाँ जहाँ घूमना है, जयपुर वगैरह गए अपना, या साउथ में गए किसी टेम्पल वेम्पल में, अयोध्या टेम्पल चले थे, बहुत सारे लोग आए थे। ये बेसिकली आपके टूरिस्ट होते हैं। इनका एक काम होता है, बाहर से आते हैं, होटल बुक करते हैं, 4-5 दिन रुकते हैं अपने वीज़ा पे, फिर अपना घूम फिर के चले जाते हैं। इनका लॉन्ग टर्म में रुकने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पे कुछ समय से रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पैदा नहीं हुए हैं। जैसे अगर आपसे कोई मिला, आपने उससे बात करनी शुरू की, भैया तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, तो उसने बताया भैया हम पैदा तो अमेरिका में हुए थे, वहीं पले बड़े सब कुछ होता है, फिर हम इंडिया बनारस वगैरह घूमा, हमारा मन यहाँ लग गया। आप जानते ही हरिद्वार हो गया, बनारस हो गया, जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी काफ़ी समय तक रहा करते हैं, ठीक है। इनको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। एक वर्ड होता है रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब होता है समवन हु इज रिसाइडिंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन और अ प्लेस फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम कुछ भी हो सकती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 6 महीने मान के चलते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में 6 महीने या उससे अधिक समय से रह रहा है, उसको हम रेजिडेंट मान लेंगे। वो पैदा कहीं और हुआ था, ठीक है, हो सकता है वो लाइक अ टूरिस्ट आया यहाँ पे घूमने के लिए, लेकिन उसे इंडिया अच्छा लगने लगा और 6 महीने से रह रहा था, तो हम उसको 6 महीना मतलब 182 डेज उसको रिगार्ड कर सकते हैं। उस पीरियड में, इतने पीरियड में रहा है तो हम उसको रेजिडेंट रिगार्ड कर लेंगे, लेकिन वो सिटीजन नहीं होगा, ठीक है। तो कितने आपने देख लिए, सिटीजन हो गए, रेजिडेंट हो गए, टूरिस्ट हो गए। अच्छा, एक और कैटेगरी आ सकती है। लेट से आप किसी से बात कर रहे हो, आपने उससे पूछा अच्छा कहाँ पैदा हुए थे, तो उसने कहा यार मैं चाइना में पैदा हुआ था, या लेट से श्रीलंका में पैदा हुआ था, बांग्लादेश या कहीं भी पैदा हुआ, लेकिन मेरे यहाँ पे ज़्यादा रोजगार नहीं है, नौकरी वगैरह नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो मैंने क्या किया था, मैं अपने देश को छोड़ के आपके देश में आ चुका हूँ, अब मैं यहाँ रहने लगा हूँ, मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वगैरह यहाँ पे करा दिया। दूसरी बात, मुझे जॉब ऑफर आया था, ये भी हो सकता है, ठीक है, आई गॉट अ जॉब इन TCS और समथिंग लाइक दैट, या कहीं पर भी था। गवर्नमेंट जॉब तो नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए सिटीजनशिप आपकी मांग लेते हैं। तो मुझे कोई जॉब मिल गई। जैसे कई बार आप देखते होगे, जैसे एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ना, लाइक बहादुर टाइप का एक वर्ड यूज़ होता है, हालांकि रेशियल है, यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे ज़्यादातर आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग नेपाल रीजन के मधेशी, जिनको आप बोल सकते हैं, वहाँ पे एक एथनिक मतलब एक कैटेगरी होती है। बांग्लादेश के बहुत सारे लोग आपको गेट कीपर्स के रूप में मिल जाएंगे, हेल्पर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में मिल जाएंगे। क्या ये इंडिया के सिटीजन हैं? ये यहाँ पे इंडिया में सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज आए थे, यहाँ रोजगार अच्छा है, ठीक है, कमाने आए थे, पैसे कमाने आए थे, कुछ समय के बाद अपने घर वापस चले जाते हैं, परमानेंट या टेम्प्रोरी, फैमिली वहाँ रहती है, यहाँ काम कर रहे हैं। इनको आप क्या बोलोगे? इनके लिए एक वर्ड होता है बेसिकली माइग्रेंट्स, ठीक है, या अगर मोर स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो ये बेसिकली इमिग्रेंट हैं। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो अपने देश से आपके देश में आता है, मतलब आप अगर यहाँ से यूएस चले जाते हो तो आपको क्या कहा जाएगा? आप क्या एमिग्रेंट हो या इमिग्रेंट हो? आप यहाँ एमिग्रेंट हो जाओगे, EMI, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ से यहाँ पर आ रहे हो तो आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो? इमिग्रेंट हो। जैसे अगर कोई बांग्लादेश से, नेपाल से या श्रीलंका से इंडिया में काम करने आता है या किसी भी पर्पज से आता है, उसको आप इमिग्रेंट कहोगे, ठीक है। और यही अगर इंडिया से US, रशिया, जापान, चाइना, कहीं पर भी चला, किसी भी डेवलप कंट्री में चला जाता है तो उसको आप क्या कहोगे? एमिग्रेंट कहोगे। एमिग्रेंट और एमिग्रेंट के बारे में खास बात थोड़ी ध्यान रखिएगा। एक पिरामिड होता है, ठीक है, जैसे आप फूड चेन पढ़ते हैं ना, तो फूड चेन में क्या होता है? लोअर ऑर्डर, लोअर ट्रॉपिक और द हायर ट्रॉपिक होता है। सेम वे में माइग्रेशन के बेसिस पे भी हम एक पिरामिड बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ अ फूड चेन। तो सबसे नीचे हम रखेंगे लेट्स से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, बीच में हम रखेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, और सबसे ऊपर हम रखते हैं डेवलप्ड कंट्रीज को। मतलब इसका मतलब ये नहीं लोग प्रीडेटर हैं, शेर की तरह ऊपर बैठे, नीचे घास फूस खाने वाले और नीचे घास बिछी हुई है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स नहीं, बस एक फूड चेन पिरामिड हम समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये मैं क्यों बना रहा हूँ? ये विकसित हैं इसलिए ऊपर हैं, और ये अल्प विकसित हैं या विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, तो इनको हमने डेवलपिंग रखा, मतलब इनमें विकास हो रहा है, पूरी तरह हो नहीं पाया और पूरी तरह से गरीब भी नहीं है, और ये अंडर डेवलप्ड है। एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी हैं? जिनमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत पहले हो चुका था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, वहाँ पर कैपिटल इनकम आपकी लाखों में होगी, अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें, हमारे यहाँ तो हजारों में है, उनके वहाँ आपकी लाखों में होगी, कुछ ही करोड़ों में भी हो सकती है। मतलब वेल स्टेब्लिश, वेल सेटल्ड लोग हैं, बढ़िया अपना गाड़ी में घूमते हैं, एसी में रहते हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग, सब कुछ खाते पीते हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज कौन से हो गए? जो भूखे नहीं मर रहे हैं, खाने पीने को है, लेकिन बस बेसिक एमेनिटीज ऑफ लाइफ हैं, हर कोई पुअर नहीं है, लेकिन हाँ विकास कर रहे हैं। तो इनके यहाँ ज़्यादातर मिक्स्ड इकोनॉमी होती है इनका, मतलब इसमें आप हमने क्या नाम लिया था, जैसे US हो गया, रशिया, इसको भी आप डेवलप में मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में इनके यहाँ थोड़ी पॉलिटिकल अलग सिचुएशन चली, बट अभी फिलहाल डेवलप मान लीजिए। जापान को मान लीजिए आप, इटली को मान सकते हैं, फ्रांस को मान सकते हैं, जर्मनी को मान सकते हैं, बेसिकली जितने भी ये सब कंट्री डेवलप कंट्रीज हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में आप इंडिया का नाम ध्यान रखिए, चाइना जबरदस्ती में इसमें घुसा हुआ है, हालांकि हो वो डेवलप्ड गया है, लेकिन होता क्या, कुछ फायदे भी होते हैं। जब होता नहीं, आप कहीं जाते हो, डेवलप्ड हो, तो किसी का आगे कटोरा तो नहीं फैला सकते हो ना कि हमको पैसा दे दो, लेकिन
डेवलपिंग में रहोगे तो ये होता है, कहीं पर भी इंटरनेशनल समिट हो रही, वहाँ कटोरा ले खड़े हो गए कि हमको पैसा दे दो, चंदा दो, हमारे यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, गरीब हैं। तो कुछ लोग जबरदस्ती में टैग लेते हैं, तो चाइना उन्हीं में आता है, ठीक है। और भी कई कंट्रीज इसमें आते हैं। अंडर डेवलप कौन सी कंट्रीज है, ये लिटरली बहुत गरीब होते हैं। इनके यहाँ बच्चे जो होते हैं माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, सबके पेट निकले होंगे, हाथ पैर दुबले दुबले होंगे, कुपोषण के शिकार होंगे, ठीक है। इनको बोलते हैं सब अफ्रीकन कंट्रीज, बेसिकली सब सहारा वर्ड इनके लिए यूज होता है। इंडिया में भी जब हम कंपेयर करते हैं, कहते हैं कोई स्टेट बहुत गरीब है तो बोल देते हैं इट इज लाइक अ सब सहारन स्टेट, ठीक है। सब सहारन मतलब जो सहारा रीजन है वहाँ पर अफ्रीकन रीजन, बेसिकली सब ट्राइबल्स हुआ करते थे एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ हुआ नहीं, और जो आए वो लोग सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन वहाँ करने हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को निकाले चले गए, दैट काइंड ऑफ द थिंग। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए, अगर मैं इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की बात करूँ तो कहाँ से कहाँ होगा। लेट से इंडिया या चाइना का आदमी वो सब सहारन कंट्रीज में जाएगा, कभी नहीं जाएगा ना, वो हमेशा ऊपर की ओर मूव करेगा। लेट से मैं आपसे पूछूं, आपका जन्म इमेजिन कर लीजिए लखनऊ, देखिए 3 तरह के सिटीज़ होते हैं, ठीक है। एक बहुत हाईली डेवलप्ड सिटीज़ होते हैं कॉमर्शियल, जैसे मुंबई हो गया आपका, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, जो आपका सिलिकॉन सिटी है, ठीक है, सिलिकॉन कैपिटल ऑफ इंडिया कह सकते हैं आप उसको। अपार्ट फ्रॉम दैट और किसी का नाम लीजिए, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर और दिल्ली, यही सब कॉस्मेटन से ये 4-5 बड़ी हो गई, तो उनको डेवलपमेंट मान लीजिए, ठीक है। कुछ होती मिडिल सिटी, जैसे आपकी जयपुर हो गई, ठीक है, या वाराणसी हो गई, या कानपुर कह सकते हैं, या हमारा जैसे लखनऊ हो गया यूपी में, वो उसको आप कह सकते हैं। मतलब हर स्टेट की कैपिटल को आप मान सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये सब आपके डेवलपिंग में हो, और ये सब होते हैं गाँव बिल्कुल बीहर टाइप के, ठीक है। अब अगर आपको पढ़ाई करनी है तो जो गांव का आदमी होगा, बिल्कुल रूरल, वहाँ प्राइमरी स्कूलिंग है, बस ग्रेजुएशन का कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वो एकदम से हो सकता है दिल्ली आने की ना सोच पाए, तो या इनिशियल प्राइमरी स्कूलिंग के टाइम पे वो कहाँ आएगा, अपने से थोड़े ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब तालुक लेवल पे जाएगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके पढ़ने की कोशिश करेगा, या हो सकता है लखनऊ तक पहुंच जाए या जयपुर तक पहुंच जाए, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जो आदमी पहले से ही लखनऊ में रह रहा है, जयपुर में रह रहा है, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में वो वहां रहेगा, वरना ज्यादातर वो क्या सोचेगा, या तो मैं दिल्ली चला जाऊं, या मैं चेन्नई चला जाऊं, या मतलब जो कहते हैं नहीं बिल्कुल प्राइम लोकेशंस हैं वहां चला जाऊं। और जो आदमी दिल्ली में रह रहा है वो कहाँ जाने की सोचेगा, वो लखनऊ तो जाएगा नहीं पढ़ाई करने के लिए, सोच के देखिए आप उसको, या जयपुर नहीं जाना पसंद करेगा, वो सोचेगा मेरे को फॉरेन वीजा मिल जाए मैं बाहर निकल जाऊं। तो हर आदमी अपने से अच्छी जगह जाना चाहता है। यही काम करता है इमिग्रेशन और माइग्रेशन में। जैसे अंडर डेवलपिंग कंट्री में बांग्लादेश आ गया, बिल्कुल गरीब है, खाने पीने को नहीं है, बहुत सारे कृषि सिविल वॉर चल रहा है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ठीक है, उनको एक्चुअली में अंडर डेवलप की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, तो सब डेवलप, क्योंकि तेल के कुएं पैसा बहुत है, लेकिन वहाँ पे इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिनके पास है बहुत, दूसरी बात है वहाँ सिविल वॉर बहुत चलता है, लड़ाई झगड़ा चलता है, तो वो लोग वहाँ से भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। तो एक ह्यूमन का नेचर होता है, वो हमेशा ह्यूमन आर ऑलवेज कार्विंग फॉर समथिंग बेटर, ठीक है। उनको हमेशा अच्छा चाहिए। अगर आपकी जॉब लगती है लाइक अ बैंक क्लर्क लगती है, तो आपका सपना होगा यार मैं बैंक पीओ बन जाऊँ, ठीक है। बैंक पीओ बन गए तो सोचते चलो यार पीसीएस का फॉर्म भर देते हैं, अगर आप पीसीएस हो तो आपका हमेशा मन करेगा मैं आईएएस हो जाऊँ। तो वो भी एक तरह की फूड चेन ही होती है। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री का आदमी वो कहाँ पे माइग्रेट करेगा, ठीक है, वो डेवलप पे माइग्रेट करेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, आपका एमिग्रेशन, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से जा रहा है, और सेम वे में अंडर डेवलप्ड का आदमी इधर जा रहा है। तो ये जो आदमी है इसको आप क्या बोलेंगे, एमिग्रेंट या एमिग्रेशन हो रहा है। अगर आप इसकी रिवर्स प्रोसेस देखें, मतलब यहाँ पर कोई है और ये आदमी यहाँ आया है, तो उसको हम इमिग्रेंट कहेंगे, मतलब यहाँ से निकला ये आदमी, ठीक है, तो ये एमिग्रेंट है, और जब यहाँ पहुंचेगा तो इनके लिए इमिग्रेंट हो जाएगा। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है, इनके लिए कोई भी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया, जब इंटरेक्शन के लेवल पे हम जब लोगों से मिलते हैं तो कैसे कैसे लोग मिलते हैं, हमको माइग्रेंट मिलते हैं, इमिग्रेंट मिलते हैं। अच्छा, एक और लोग मिलते हैं, उनके बारे में सोचिए। जैसे आप किसी से मिले, आपने उससे पूछा क्या करने आया हो, तो कहेगा बस कुछ करने आया हूँ, बता नहीं सकता। आप उससे पूछो पैदा कहाँ हुए, बोले बस ये भी नहीं बता सकता क्योंकि अमित शाह पकड़ लेंगे। कहोगे किस मकसद से आए हो, कहोगे मकसद हमारा दिखाई देता है, पता चलता है जब कहीं धमाका होता है, लेकिन हम बता नहीं सकते। इनको आप क्या कहोगे, ये भी तो लोग हमारे बीच रह रहे हैं। और ये कौन लोग होते हैं, आप अपने घर में रहते हो, लेट से फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप कितने भी गंदे हो, कितने भी नीच किस्म के आदमी हो, बिल्कुल गंदगी मचाने वाले, जहाँ बैठे हो वहीं पे थूक रहे हो, वहीं पे सब गंदगी फैली है, लेकिन आप अपने घर को बम से नहीं उड़ा दोगे कभी, ठीक है। एक ह्यूमन नेचर होता है, जिस जगह पे आप रह रहे हो आप उसको कभी ना हफ्ते 2 हफ्ते में तो साफ ही कर लोगे ना, ठीक है। तो इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, आप कभी उस कंट्री को डिमोलिश करने की नहीं सोचोगे, आप वहाँ पे कभी विध्वंस करने की नहीं सोचोगे, खत्म करने की नहीं सोचोगे। बट इमेजिन यू आर स्टेइंग इन अ रेंटल अपार्टमेंट, ठीक है, आप कहीं पे किराए पे रहने आए हो। जैसे इन द स्टूडेंट फेज आपने देखा होगा कि लोग 1-2 कमरे या फ्लैट अपना रेंट पे ले लेते हैं, तो उनका कभी उससे अटैचमेंट नहीं हो पाता। तो जब उसको छोड़ के आ रहे हो तो कभी पंखा तोड़ देंगे, ट्यूबलाइट तोड़ देंगे, चलते हुए बल्ब निकाल ले जाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे तो टॉयलेट चोक कर देंगे उसमें कुछ डाल वाल के, ठीक है। उनका ये होता है मैंने इतना किराया भरा तो कोई नुकसान करके यहाँ से जाऊँ,
मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद रखें कि कोई ऐसा आदमी भी यहाँ रहा था, ठीक है। तो इनका कोई एडहेरेंस नहीं होता उस जगह को लेके, लेकिन अपने घर को आदमी साफ रखता है। यही होता है आपका माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स और सिटीजन्स के केस में। अगर आप भारत के नागरिक हो, आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि भारत के किसी हिस्से को उड़ा दो, यहाँ के लोगों को मार दो, खत्म कर दो, या कोई मॉन्यूमेंट है उसको मैं तोड़ दूँ। आप ही का देश है ना, यहाँ की ऑब्जेक्ट्स और चीज़ें भी आपकी हैं। तो सिटीजन्स आर नेवर अ थ्रेट टू द स्टेट, ये बात स्टेट भी समझती है और लोग भी समझते हैं। बट माइग्रेंट्स आर कंसिडर्ड अ पोटेंशियल थ्रेट टू द स्टेट, क्योंकि पहली बात ये लोग यहाँ के नागरिक नहीं होते हैं। ये लोग, पहली बात याद रखिएगा, माइग्रेंट्स आर नॉट, द वर्ड माइग्रेंट्स इज नॉट specifically used for any religion or a community specific. Migrant is a umbrella word for anyone who is born in somewhere, who is born somewhere else, who has came to India for some specified और अनस्पेसिफाइड रीजन। कभी आपको बताएगा कि जॉब के चक्कर में हूँ, कभी बताएगा हाँ यार तो जॉब के चक्कर में हूँ, लेकिन उसके मन में होगा बड़ा मकसद है मेरे अंदर, मुझे आईएसआई ने पैसे देके भेजा है कि समय आएगा तो फोन कर देंगे, बता देंगे कहाँ फटना है जाके, ठीक है। किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है, किसी भी रिलीजन से हो सकता है, लेकिन एक पोटेंशियल थ्रेट होता है। इसीलिए माइग्रेंट को लेकर हमेशा होम मिनिस्ट्री के लिए एक सरदर्द बना हुआ है, ठीक है। आपने मोटे मोटे वर्ड समझ लिए। एक वर्ड मैंने भी यूज़ किया था जो पोटेंशियल टेररिस्ट वगैरह के लिए, एक आपने वर्ड कई बार सुना होगा, रिफ्यूजी। ये वर्ड क्या होता है? रिफ्यूजी माइग्रेंट्स एक होते हैं, रिफ्यूजी टूरिस्ट एक होते हैं। रिफ्यूजी वर्ड बेसिकली होता क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल एक आदमी बांग्लादेश में पैदा हुआ, या लेट्स से चाइना में पैदा हुआ, नेपाल में पैदा हुआ, और बिकॉज ऑफ सम रीजन, ठीक है, उस कंट्री में एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन जाती है जहां पे स्टेट और लोगों का झगड़ा चल रहा है। सिविल वॉर समझते हो ना? व्हेन द रिसाइडिंग पीपल ऑफ अ स्टेट, या कह सकते हैं सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, रेजिडेंट और सिटीजन समझिए ना, अलग अलग होते हैं, लेकिन जो लोग रह रहे हैं उनका स्टेट से लफड़ा हो जाए, मैटर हो जाए कोई, ठीक है, स्टेट ने कह दिया हमने ये लॉ बनाया और हम उसके उस पर नहीं है, तो वहाँ पे वॉर छिड़ सकता है। कभी कभी सत्ता परिवर्तन के लिए हो सकता है, जैसे पाकिस्तान में अक्सर देखते होंगे, मिडिल ईस्ट में अक्सर दर्द रहता है, हमेशा सिविल वॉर चलता है। स्टेट अपने लोगों पे बम फेंक रही है, और जो लोग कह रहे हैं नहीं नहीं जो रूलिंग पार्टी है वो मोनार्की, उसको हटा के हमें डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है, डेमोक्रेसी है तो उसे हटा के हमें थियोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है। जैसे ईरान के केस में हुआ था, मोनार्की को रिप्लेस करके थियोक्रेसी आ गई थी वहाँ पे। अब वहाँ पे रिलीजन, धर्म का कानून चलता है, दैट काइंड ऑफ द थिंग भी हैपी। तो जब स्टेट और सिटीजन के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है, इट लीड्स टू सिविल वॉर। और कई बार लोगों के बीच में इस लेवल पे कन्फ्रंटेशन हो जाता है कि वो सिविल वॉर की डेफिनेशन में आ जाता है। सिविल वॉर मतलब होता है जनता के द्वारा कोई उपद्रव, आतंक, एनार्की क्रिएट की जा रही है, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है, देखिए लोग करने को तो कर देते हैं, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े सब कर देते हैं, उनको 2-3 घंटे बाद रियलाइज होता है यार हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम स्कूल बंद हो गए हैं, हॉस्पिटल्स बंद हो गए, सड़कें बंद हो गई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 1-2 दिन का लड़ाई झगड़े का अलग होता है। कश्मीर में परमानेंट सिचुएशन बनी हुई है, नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है मणिपुर 1 साल से चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों ने कह दिया दैट इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ सिविल वॉर, और बात सही है, कुछ हद तक इंटरनेट सस्पेंड हो गया। तो आप सोच के देखिए, लोग झगड़ा तो कर रहे हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं उनके बच्चों पर पड़ रहा है, उनकी अपनी लाइफ स्टाइल पर पड़ रहा है। आप शाम को बाहर जाके समोसे नहीं खा सकते हो, आप मोमोज खाने नहीं निकल सकते हो, ठीक है, आपके बच्चे पार्क में जाके नहीं खेल सकते। तो 1-2 साल के बाद में आप त्रस्त हो जाते हो वहां से, आप सोचते हो यार ये जगह नरक बन गई है, इसको छोड़ के हम कहीं और चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम फेस करते हैं रिफ्यूजीज, समवन हु इज फेसिंग अ थ्रेट ऑफ डेथ, ठीक है, अ थ्रेट ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन नेटिव प्लेस एंड इन सर्च ऑफ सेविंग हिज लाइफ, नॉट इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। माइग्रेंट के केस में क्या हो रहा है, माइग्रेंट क्यों किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, इनको जान का खतरा नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पे पैदा हुए, अपनी पढ़ाई लिखाई की, और आपको अचानक से यूएसए कॉल आ गया, ठीक है, कि हमारी कंपनी हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं, इंडिया वाले तुमको 50,000 दे रहे हैं, वहां से तुमको 1.5 लाख का ऑफर आ गया, तो तुम 1.5 लाख ही तो लोगे, ह्यूमन नेचर है, सारा देश प्रेम चला जाएगा वहाँ पे। पैदा हुए वो लगे सुदेश वाला गाना गाते जाओगे, फिर वहां से फोटो पोस्ट करो, मुझे अपनी जमीन की मिट्टी याद आ रही, वापस आ जाओ यहीं पे। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, ह्यूमन नेचर होता है कि वो पैसे के पीछे भागता है, ठीक है, मटेरियल वेलबींग के पीछे भागता है, बेटर लिविंग कंडीशन के पीछे भागता है, ठीक है, वो हमेशा इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी जाएगा। तो माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं, ठीक है। माइग्रेंट्स का ही एक कैटेगरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जिसमें होते हैं किसी को जान का खतरा होता है, किसी को पैसे का थोड़ा वो होता है। तो जो रिफ्यूजी होते हैं ये बेसिकली अपनी लाइफ के फियर की वजह से अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के कहीं जाते हैं। अब अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ, इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इन इंडिया, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। क्या इंडिया में रिफ्यूजी भी रह रहे हैं, आपको पता ही है, बहुत सारे कैंप बने हुए हैं, कई जगहों पे आपने देखा होगा एक लोकेलिटी पूरी जहाँ एक स्पेसिफिक एथनिक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एथनिक कम्युनिटी डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। जैसे दिल्ली में ही एक मजनू का टीला साइड पड़ता है, तो यहाँ आपको बहुत सारे बुद्धिस्ट रहते मिलेंगे, ठीक है। शाहीन बाग का रीजन पड़ता है दिल्ली में ही, आपको पता है सीए 2019 में जब प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, तो शाहीन बाग में बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, स्पेशली द वुमेन देयर, दे वर सिटिंग ऑन अ धरना देयर, ठीक है। उन्होंने ऐसा माहौल वहाँ पे बना दिया था, लोगों ने पब्लिक परसेप्शन ऐसा बना दिया था कि जितने भी मुस्लिम्स इंडिया में हैं उन सबको हमेशा उठा के बांग्लादेश भेजने वाले हैं, सब चले जाएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता, रतन टाटा भी तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, आपको पता है इंडिया में माइनॉरिटीज़ कितने हैं,
5 to 6 कम्युनिटीज है ना टोटल, जिनको आप रिलीजियस माइनॉरिटी में कंसीडर करते हो। लार्जेस्ट कौन सी है? मुस्लिम से 14.2% के आसपास का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का डाटा है। ऑफिशियल अनऑफिशियल मान लीजिए तो 16-17 मान लीजिए, 19-20 चलिए मान लीजिए, ठीक है। तो लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप यही हो गया। सेकंड नंबर पे आपके क्रिश्चियंस आते हैं, 2.3% के आसपास है उनका MAHA की वेबसाइट के अकॉर्डिंग। तीसरे नंबर पे आपके क्रिश्चियंस आते हैं 1.7%, ठीक है। फिर उसके आपके कौन से आएंगे? बुद्धिस्ट आएंगे जिनका आपका 0.7% है। फिर आपके आएंगे जैन आएंगे 0.4% है इनका। और फिर आपके लास्ट में पारसी आते हैं 0.006%, ठीक है। तो 6 कम्युनिटी माइनॉरिटी में है ना, रिलीजियस माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी वर्ड क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन हुआ है? कहीं नहीं मेंशन हुआ है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं मेंशन हुई है। आर्टिकल 29 और 30 में देयर आर सम स्पेशल प्रोटेक्शंस एंड प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी कि आप अपना स्कूल वगैरह चला सकते हो, अपने कल्चर का विकास कर सकते हो, स्टेट आप में इंटरवीन नहीं करेगा। तो एक रेफरेंस दिया गया है, लेकिन कहीं पर भी माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया। हाँ, 2 तरह के माइनॉरिटी की बात जरूर की गई। ये क्वेश्चन प्री में कई बार पूछा गया है। एक होते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी बेस्ड ऑन द रिलीजन, अगर आपकी एथनिक कंपोजिशन उस पूरी कंट्री की कंपैरिजन में कम है तो रिलीजियस माइनॉरिटी का कहलाओगे आप। और दूसरे होते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब है भाषाई आधार पर आप माइनॉरिटी हो। जैसे आप नेपाली भाषा बोलते हो तो आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहेंगे, ठीक है। कन्नड़ भाषा बोलते हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषाई आधार पे, ठीक है। तो 2 ही बेसिस है माइनॉरिटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, वहां छोड़ दीजिए उसको। तो एनीवे नाउ कमिंग बैक टू दिस, मैं रिफ्यूजी आपको बता रहा था। तो जब भी सीए या किसी की बात होती है, बार बार ये रिफ्यूजी वर्ड आते हैं। रिफ्यूजी होते कौन लोग हैं? अभी आपको बता दें, जिनको अपने नेटिव कंट्री में जान का खतरा है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग के आते हैं। एक चीज याद रखिएगा, रिफ्यूजी इज नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्योंकि यहाँ पे मैं दूसरा वर्ड अभी यूज करूंगा असाइलम सीकर, फिर वहां आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। देयर आर 2 वर्ड्स, दोनों को ही जान का खतरा है। समझना जान का खतरा किस बेसिस पे? किसी एक कंट्री में, लेट्स से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बांग्लादेश मान लीजिए, ठीक है। बांग्लादेश का एग्जांपल मैं किसी रीजन से ले रहा हूँ। 1960s का लेट होगा, 68-69 की बात होगी। वहां पे आपके एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन जाती है। व्हाट वाज द बैकग्राउंड आपको पता ही है, पाकिस्तान में इलेक्शन। बांग्लादेश सबको पता है ना थोड़ा बहुत। ईस्ट पाकिस्तान बस अर्लियर नोन है, मतलब बांग्लादेश अर्लियर नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस ग्राउंड, पाकिस्तान इधर था, आपका बांग्लादेश इधर था, लेकिन दोनों एक पॉलिटिकल एंटिटी थे, ठीक है। उसको आप ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। अब होता क्या था कि जब भी चुनाव होते थे तो ज्यादातर जो वहां का रूलिंग पीएम होता था, पीएम या प्रेसिडेंट चुना जाता था, वो वेस्ट पाकिस्तान से होता था हमेशा, ठीक है। उनको लगता था रियल पाकिस्तान यही है, ये लोग तो बस साइड में आ गए हैं, लाइक जैसे कहते हैं पैंट में पॉकेट होती है, ठीक है, या इंडिया के मैप के साथ श्रीलंका आता है, तो उनको ये लगता था, तो उनको सेकंड क्लास सिटीजन कंसीडर करते थे। अब जब आपके 70s में आपके इलेक्शन होते हैं तो बांग्लादेश का एक व्यक्ति था शेख मुजीबुर रहमान, अभी जो आपकी शेख हसीना है उनके जो फादर थे, वो वहां पे मेजोरिटी में आ जाते हैं। तो वहां जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे, मतलब जो आज का पाकिस्तान है, उनको कहते हैं नहीं नहीं, बांग्लादेश से कोई आदमी कैसे यहाँ का पीएम बन जाएगा। तो वो लोग इलेक्शन को ही कैंसिल कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम आपको नहीं मानते, हम दोबारा चुनाव कराएंगे। अब इससे क्या होता है, बांग्लादेशी के अंदर एक क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस डेवलप होता है। वो कहते हैं हम लोग क्या सेकंड क्लास सिटीजन है? हम लोगों ने भी तो वहां पे रेफरेंडम और प्लेबिसाइड जब हुआ था इंडिया की पार्टीशन के टाइम पे, तो हमने भी तो पाकिस्तान का प्रपोजल दिया था। आपको पता ही पार्टीशन बॉस बेसिकली, मतलब सुनने में भले ही बुरा लगे लेकिन बात तो यही है, पार्टीशन हुआ रिलीजियस ग्राउंड पे था, कम्युनल ग्राउंड पे हुआ था कि दोज हु आर मुस्लिम्स दे वोटेड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम लैंड। क्योंकि जिन्ना को ऐसा लगता था कि इंडिया में मुस्लिम सारी माइनॉरिटी, मेजॉरिटी में हिंदूज हैं, तो कभी मुझे वोट नहीं करेंगे, तो मैं तो पीएम बनूंगा नहीं। तो उसकी पॉलिटिकल एम्बिशन थी, जिसके चलते उसने डायरेक्ट एक्शन आप दिया था। आपको पता ही है, उसने 2 नेशन थ्योरी दी और अपना सेपरेट बना के हिसाब किताब ले गया। और नो डाउट ही वाज, जैसा इस्लाम प्रैक्टिस है सबको पता है, वो उसने कभी रोजे नहीं रखे, उसने उसको कोई कुरान की आयत नहीं पता है, लेकिन उसने अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा कर लिया। लेकिन लोग मर गए उस चक्कर में, ठीक है। अब बांग्लादेश के लोगों को रियलाइज हो रहा है कि यार हम तो रिलीजन के बेसिस पे कंट्री बना लिया हमने, हम तो मानते हैं पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन हमारे यहाँ से हमने आदमी को चुना तो वो लोग हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक सिविल वॉर क्रिएट कर दिया। दे वेंट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कह दिया हमको अलग ही कर दो, हम अपनी इंडिपेंडेंट बांग्ला स्टेट बनाएंगे। बांग्ला स्टेट के बारे में बड़ा मजेदार हिस्टोरिकल फैक्ट है, जब पार्टीशन हो रहा था तो उस समय कई ऐसी कम्युनिटीज थी जो अलग अलग डोमिसाइल बनाने की बात कर रही थी, अलग अलग डोमिनियन बनाने की बातें कर रही थी। एक तो उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम्स थे। उन्होंने कहा था जितने भी मुस्लिम पॉकेट हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट में और जो आसाम बंगाल का रीजन है वहां पे, जो आज का आपका बांग्लादेश है, ये लोग प्लेबिसाइड करके अपना पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड, प्लेबिसाइड रेफरेंडम मैं बता चुका हूं, है ना। प्लेबिसाइड होता है जब कहीं के लोग वोट करते हैं टू डिसाइड देयर पॉलिटिकल फ्यूचर, और रेफरेंडम होता है जब किसी इशू पे वोटिंग होती है और लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो पार्टीशन था उसको आप प्लेबिसाइड में गिनेंगे, रेफरेंडम मत यूज करिएगा कभी, ठीक है। नो डाउट कई बुक्स में मैंने देखा वो रेफरेंडम यूज कर देते हैं, बट प्लेबिसाइड हुआ था। और यूक्रेन वाले में भी जब क्रीमिया अलग हुआ था तो प्लेबिसाइड ही हुआ था। पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करने के लिए प्लेबिसाइड होता है। तो रिलीजियस ग्राउंड पे ही तो प्लेबिसाइड हुआ था। इसके अलावा जो पंजाब है आज का, वहां पर भी ये डिमांड उठी और कई तो उन्हीं लोगों ने फ्यूल कराई थी कम्युनल ग्राउंड पे। वो तो इंडिया का बैल्कनाइजेशन चाहते थे बेसिकली, बोथ द ब्रिटिशर एज वेल द मुस्लिम लीग। उनका यही था इंडिया जितना कमजोर होगा उतने ही हम मजबूत होंगे, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो उन्होंने कहा था चलो मुस्लिम से अपना पाकिस्तान करके बना लिया। तो उन्होंने कहा सिख से कहा कि भैया आप लोग क्या करो, आप लोग भी कुछ करो, कोई बड़ा मकसद करो, कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव करो। तो एक मूवमेंट थोड़ी सी शुरू हुई थी, थोड़ी सी एम्ब्रॉयनिक स्टेज में, जो आपकी 80s में बढ़ के खालिस्तान मूवमेंट हो गई, बार बार सरफेस
सरफेस होती रहती। उन्होंने बोला हम खालिस्तान बनाएंगे, द लैंड ऑफ द सिक्स, राजा रंजीत सिंह की भूमि, दैट काइंड ऑफ द थिंग। उस मोमेंट को तो सप्रेस कर दिया गया। इसके अलावा जो बंगाल रीजन है, वहाँ के भी जो उस समय के सीएम थे और कई सारी ऐसी बातें चल रही थी, हम एक बांग्ला लैंड बनाएंगे और उसमें आज का वेस्ट बंगाल, आज का बांग्लादेश, आसम के कुछ डिस्ट्रिक्ट और इनफैक्ट बिहार और उड़ीसा के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट आएंगे, क्योंकि ओरिजिनली बंगाल प्रोविंस इतनी ही बड़ी थी। तो ये सेपरेटाइज बाल्कनाइजेशन की बातें उस समय कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सिर्फ जो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन थे उनको ईस्ट पाकिस्तान बना के छोड़ दिया गया और बाकी को इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था। ठीक है, तो अब आप समझने की कोशिश करिए, शेख मुजीबुर रहमान के फॉलोअर को ये लगने लगा कि ये जो मतलब हम लोगों का सेपरेशन किया जा रहा है, हम लोगों को कभी रूलिंग में नहीं आने देंगे, इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम लोग जो हमने 47 में बात की थी बांग्ला लैंड की, अब हम पूरी कर लेते हैं, हम अपना देश बना लेते हैं। पाकिस्तान ऑब्वियस सी बात है ये कभी बियर नहीं करेगा, उसने अपनी पूरी आर्मी को वहाँ पे भेज दिया। मास लेवल पे वहाँ पे किलिंग्स हुई, बहुत मूवीज़ बनी हैं उस पर ना जाने कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बनी। अभी रिसेंटली मुझे याद है कोई पीपा नाम की मूवी आई थी, वो भी बांग्लादेश वॉर पे ही थी। ठीक है, बॉर्डर वो तो खैर 1965 उधर के वॉर पे चली जाती, यानी बहुत मूवीज़ उस टॉपिक पे बनी है आपकी। बांग्लादेश जो रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, अब समझिए वहाँ रिफ्यूजी क्राइसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ की जब पाकिस्तानी आर्मी आ रही है, वहाँ के लोगों पर एट्रोसिटी कर रही, वुमेन का रेप हो रहा है मास लेवल पे, लोग आदमियों को मार दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब डेड बॉडीज काउंट करना वो कर दिया था। तो अब कुछ लोगों ने मतलब अच्छा, कुछ लोगों का उस समय ये भी कहना था कि इसमें इंदिरा गांधी का थोड़ा बहुत योगदान था, उन्होंने वहाँ पे एक सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट की। लेकिन इंदिरा गांधी ने तो आर्मी नहीं भेज दी थी ना पाकिस्तान की, और ना ही शेख मुजीबुर रहमान को कह दिया था कि तुम देश बनाओ। हुआ ये था कि जब वहाँ पे एट्रोसिटीज बढ़ गई तो शेख मुजीबुर रहमान के टर्म्स इंदिरा गांधी से वास्तव में बहुत अच्छे थे, उन्होंने हेल्प मांगी, मदद मांगी। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन हम नहीं कर सकते, हम अपनी आर्मी नहीं भेज सकते अनलेस और अनटिल पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हो रहा हो। ठीक है, तो वो वॉर की सिचुएशन इंडिया ने थोड़ी बहुत जरूर फैसिलिटेट की थी। हमने पाकिस्तान को थोड़ा बहुत, कहते नहीं है, ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया था उस समय, वो चीज़ तो हुई थी। लेकिन ये नहीं था कि इंडिया ने सीधे आर्मी भेज दी थी, जब तक वॉर नहीं होगा इंडियन आर्मी इंटरवीन नहीं करती। तो इंडियन आर्मी ने अंडर, आपको पता भी, शैम मानेकशॉ की मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा, तो बड़ा अच्छा उसने कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा उन्होंने ग्लैमराइज किया उस चीज़ को, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट पे थोड़े बहुत स्टिक रहे वो लोग। तो जो शैम बहादुर थे आपके या सैम मानेकशॉ थे, इनके सुपरविजन में इंडियन आर्मी वहाँ पे इंटरवीन करती है, जाती है, और वहाँ की जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसने मास लेवल पे अपना सरेंडर कर दिया था। ठीक है, अब उस प्रोसेस के दौरान जब ये युद्ध चल रहा था, और इनफैक्ट युद्ध के बाद भी बांग्लादेश की कंडीशन ये थी कि लोग वहाँ से जाना चाहते थे। एक तो ये था पाकिस्तानी आर्मी की एट्रोसिटीज, दूसरा युद्ध के बाद में कोई भी देश बर्बाद हो चुका होता है, इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर इकोनॉमी। तो लोगों को ना जॉब थी, ना एम्प्लॉयमेंट था, कुछ था, तो दे स्टार्ट रशिंग इन इंडिया। अब अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको पता ही है कि ये लेट्स से बांग्लादेश है, इसके आसपास के प्रॉक्सिमिटी में कौन सी स्टेट पड़ती है, यहाँ पे आपका कौन सा पड़ गया, वेस्ट बंगाल पड़ेगा, ऊपर तक जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक, नीचे आपका उड़ीसा आता है, उड़ीसा चलो नीचे चला गया, वेस्ट बंगाल मतलब डायरेक्ट मतलब से बाउंड्री आपकी टच करती है। इधर आपका आसाम हो गया, फिर आपको इधर पता है ये आपका ऊपर का इधर मेघालय निकल जाएगा, इधर त्रिपुरा आ जाएगा। ठीक है, तो मेघालय, त्रिपुरा, आसाम और इधर वेस्ट बंगाल, इनकी बाउंड्रीज क्योंकि बांग्लादेश से टच करती हैं, और बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर ऐसा है कि 54 रिवर्स शेयर होती हैं। ठीक है, आप कितने लोगों को आने से रोकोगे? इन्फिल्ट्रेशन एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जब कोई देश से कुछ लोग आपके देश में घुसने की कोशिश करें, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करें। तो इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, इन सर्च ऑफ सेविंग देयर, इन वेक ऑफ सेविंग देयर लाइफ फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ दिस पाकिस्तानी आर्मी एंड ऑल, द पीपल और द सिटीजन्स ऑफ द बांग्लादेश, दे स्टार्टेड इन्फिल्ट्रेटिंग इनटू इंडिया। ठीक है, गुप्त तरीकों से घुसने लगे, सुरंगों से आ रहे हैं, नदियों में तैर के आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कहलाएंगे? ये लोग रिफ्यूजी, लोग माइग्रेंट नहीं है, नो डाउट इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिविल वॉर के चलते इनकी जान को खतरा था। तो इंडिया में ये सबसे बड़ी रिफ्यूजी वेव थी, और ये सीए या एनआरसी काफ़ी हद तक 1970 वाली इसी घटना से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इसका रेफरेंस आपको दे दिया। अब मैंने इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज की बात की थी, 2 वर्ड और आपको बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, 2 इंसिडेंट और बता देता हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इंडिया में पहला रिफ्यूजी इन्फ्लक्स कब हुआ था, रिफ्यूजी मतलब क्या है? अपने देश में जान का खतरा है, एक व्यक्ति नहीं, सामुदायिक रूप पे बहुत सारे लोग एक समूह के रूप में, कम्युनिटी के रूप में मास माइग्रेशन करने लगे। पहला ये केस तिब्बत में हुआ था, समवेयर इन 1948 एंड 49। हुआ क्या था? तिब्बत आपको पता है आज के चाइना का, मतलब आज का चाइना क्या भाई, उनका जो चाइना है उसका, आप देखोगे जब मैं छोटा था मैं मैप पढ़ता था, मैं हमेशा सुनता तिब्बत लिखा होता है, इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्यों नहीं बनी है? अब तिब्बत इज अ सेपरेट कंट्री तो इट शुड हैव सम बाउंड्री ना, लेकिन उसको तिब्बत को चाइना में ही शो कर देते हैं। तो वो सब आगे डिटेल में आईआर में कभी पढ़ लेंगे। वन चाइना पॉलिसी क्या है, तिब्बत चाइना का पार्ट है कि अलग है, हम उसको कैसे मानते हैं, ताइवान क्या सीन है। उस समय ये हुआ था 48-49 में कि तिब्बत जो रीजन है दैट इज बेसिकली बुद्धिस्ट डोमिनेटेड। ठीक है, यहाँ पर जो पॉलिटिकल हेड होता है और जो धार्मिक हेड होता है, मतलब जो रिलीजियस हेड होता है, वो एक ही व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है दलाई लामा।
ठीक है। तो दलाई लामा वॉज द रिलीजियस हेड ऑफ द पीपल एज वेल एज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द पीपल। ये बात चाइना को गंवारा नहीं थी। चाइना का ये कहना था जो लामा है ये अगला लामा इनकी ट्रेडिशन से बनता है, मतलब लामा मरने वाला को वो कह देगा अगला लामा यहाँ पैदा होगा, वो मेरे सिंबल्स पहचान लेगा, उनकी अलग अलग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो चाइना वहां पे इंटरवीन करने लगा। चाइना ने कहा नहीं, दलाई लामा की अपॉइंटमेंट हम करेंगे, इट विल बी स्टेट अपॉइंटमेंट, क्योंकि इससे क्या होगा, कल को ये लोग विद्रोह कर सकते हैं। चाइना इज वेरी सेक्टुअल और उसका रीजन भी है, चाइना इतना बड़ा पड़ता है और उसकी जो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो रिसाइड करती है कहाँ पे, हार्ट ऑफ चाइना में। हार्ट ऑफ चाइना पॉलिटिकल कॉनोटेशन हम यूज करते हैं, जो आपका बीजिंग, शंघाई, जो उधर का साउथ चाइना सी से लगा हुआ है, तो वहाँ सारी सिटीज वहाँ के लोग उसको हार्ट ऑफ चाइना बोलते हैं। और बीच का हिस्सा आपको पता ही, पूरा ऊपर आपकी तरीम बेसिन पड़ता है, इधर डेजर्ट पड़ता ही है, ठीक है। पूरा हिमालय बेल्ट शुरू हो जाती है, फिर एक जिंगजियांग प्रोविंस पड़ती है जहाँ भी इशू चल रहा था ना वीगर मुस्लिम्स का, ठीक है। मुस्लिम्स वहाँ रहते हैं और वो लोग कजाकिस्तान की तरह सेपरेट देश बनाना चाहते हैं, तो चाइना उनको भी सप्रेस करा। तो चाइना को ये डर था तिब्बत वाले अलग देश ना बना लें, तो इसने दलाई लामा के अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगाया। इसने कहा कि स्टेट अपॉइंटेड दलाई लामा मैं यहाँ पे अपॉइंट करूंगा, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे क्या होता है, दलाई लामा नेहरू से हेल्प मांगते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, वहाँ पे आर्मी भेजी जा रही है, हमको मार वार दिया जाएगा, हम आपकी कंट्री में शरण लेना चाहते हैं। अब बताइए दलाई लामा को आप असाइलम सीकर मानोगे या दलाई लामा को आप रिफ्यूजी मानोगे? मैंने भी कहा था रिफ्यूजी इज अ वाइडर वर्ड यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस टू सम प्लेस। ये एक आदमी के लिए यूज नहीं होता है, कम्युनिटी के लिए यूज होता है। असाइलम सीकर वो व्यक्ति होता है, मान लीजिए एक लड़की थी जिसका नाम था, यू माइट हैव हर्ड ऑफ तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन एक बांग्लादेश की हाई प्रोफाइल की राइटर हैं, उन्होंने वुमेन राइट्स वगैरह पे बहुत बुकें लिखी है। मेरी सबसे फेवरेट उनकी द्विखंडितो है। द्विखंडितो बंगाली में बहुत अच्छी उनकी नॉवल थी, मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका पढ़ा था। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट जो न्यूज़ में रहती है वो उनकी एक बुक थी लज्जा। लज्जा बहुत न्यूज़ में रही थी। लज्जा किस बारे में थी कि 1991 में इंडिया में जब डिमोलिशन हुआ था बाबरी का, तो उस समय रिवेंजफुल एक एक्ट हुआ था। जैसे हुआ क्या कि इंडिया में एक मॉस्क स्ट्रक्चर टूटता है, बाबरी वाला जो डिमोलिशन हुआ था, उसके बाद कुछ साइड इफेक्ट्स हुए थे, उससे कुछ रिपरकशन हुए थे। बांग्लादेश में अप्रॉक्सीमेटली, तस्लीमा नसरीन का ये अकाउंट कहता है कि मोर देन 100 ऑफ टेम्पल्स वर डिमोलिश्ड, हिंदू वुमेन वर फाउंडेड एंड दे वर रेप्ड, ठीक है। उनको टारगेट करके रेप किया जाए। जस्ट क्या था वहां, तो बांग्लादेश में तो कुछ था, बांग्लादेश का तो इंडिया से लेना देना भी नहीं है। इंडिया में कोई प्रॉब्लम चली तो उसका बांग्लादेश पे क्या इफेक्ट है, बट वहां पे कम्युनल एक ऐसा माहौल बन गया कि हिंदूज ने यहाँ पे मस्जिद तोड़ी तो हम वहां पे मंदिर तोड़ेंगे, वो किया। ये सारा अकाउंट और नरेशन तस्लीमा नसरीन ने अपनी बुक लज्जा में दिया था, जिसके चलते बांग्लादेशी सरकार और वहां के लोगों ने उसकी जान के खिलाफ फतवा निकाल दिया। आपको पता ही है कुछ ऐसे कंट्रीज हमारे आसपास वो बड़े खतरनाक हैं, दे आर बेसिकली द थियोक्रेटिक स्टेट। किसी कंट्री के नाम के आगे अगर ऐसा लगा हिंदू राष्ट्र, ठीक है, इस्लामिक स्टेट, क्रिश्चियन स्टेट, तो इसको बोलेंगे थियोक्रेटिक स्टेट, गवर्न्ड बाय द रिलीजियस प्रिंसिपल्स या रिलीजियस डॉक्ट्रिन। ईरान वाज अ सेक्युलर कंट्री, लेकिन जब वहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है, पता नहीं भगवान जाने उसको रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं। रेवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, प्रोग्रेशन, आगे की बात, ठीक है, लेकिन दैट वाज अ रिग्रेशन। रिवोल्यूशन कभी ईरान के केस में यूज करना भी नहीं चाहिए। रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, नो डाउट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ पावर। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ सारी स्टेट्स 13 मिलके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाती। फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, ईरान में रेवोल्यूशन नहीं था, वो क्रांति नहीं थी, वो कुछ और ही था, रिग्रेशन था वो, ठीक है। लेकिन बोल देते हैं किताबों में चल रहा है तो पढ़ते चलिए, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो वहाँ अच्छी भली आपकी मोनार्की चला करती थी, मोनार्की थी बेसिकली, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे काम करती, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो वहाँ का एक व्यक्ति था आयतुल्लाह खुमैनी, और असाइलम सीकर का रेफरेंस इसलिए मैं ईरान का रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है, और कोई सी रीजन से नहीं ले रहा हूँ। आयतुल्लाह खुमैनी क्या करता है, रिलीजियस ग्राउंड पे कहता है हम शरिया को इंप्लीमेंट कर देंगे। रिलीजियस लोगों ने कहा बहुत बढ़िया काम करो, बहुत बढ़िया काम करो। इंटरनेट पे जाइए एक बार, ईरान की पिक्स बिफोर इस्लामिक जो भी कांड हुआ था, इस्लामिक रेवोल्यूशन ही बोल दिया, कांड मत ही बोलिए उसको, ठीक है। उससे पहले की फोटोग्राफ देख लीजिए, अभी की देख लीजिए आप, अब वहाँ की हालत हो गई है। तालिबान के आने के बाद 96 और जो अभी वाला तालिबान आया है, 2 वे में आया ना तालिबान, अफगानिस्तान की हालत उससे पहले देख लीजिए, अभी की हालत देख लीजिए। तो ये प्रोग्रेसिव तो नहीं कह सकते ना, रिग्रेसिव है बेसिकली, बट चेंज ऑफ नेचर ऑफ स्टेट वहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो अयातुल्लाह खुमैनी जब सरकार बनाते हैं तो उस देश का नाम ईरान से बदल के, जो किसी जमाने में पर्शिया हुआ करता था, पर्शिया में जो राष्ट्रीय रिलीजन के लोग रहते थे, जैसे रतन टाटा है, स्मृति ईरानी, ये सब ईरानी है, मतलब आपके पर्शियन है बेसिकली। पर्शियन मतलब जो राष्ट्रीय रिलीजन को फॉलो करने वाले, इनका ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन से काफी अच्छा लिंक है, ठीक है। तो समवेयर इन द 7th एंड द 8th सेंचुरी का रिलीजियस परसिक्यूशन वहाँ से हो चुका है, सब भाग के इंडिया आ गए थे, कहीं और चले गए थे, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। एनीवे, ईरान बिकेम अ थियोक्रेटिक स्टेट, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। पाकिस्तान वाज फाउंडेड ऑन द कम्युनल ग्राउंड्स, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बांग्लादेश, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, एंड अगेन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, स्पेशली आफ्टर द तालिबान। ये सब इस्लाम, और क्यों नाम ले रहा हूँ, क्योंकि ये सारे नाम आपके सीए में आते हैं, ठीक है। तो अगर किसी कंट्री के नाम के आगे इस्लामिक स्टेट ऐसा कुछ लगा है रिलीजियस प्रिंसिपल पे, तो ऑब्वियस सी बात है जो वहाँ पे जो माइनॉरिटी ग्रुप होगा, मतलब उस रिलीजन को ना मानने वाले लोग, जैसे इंडिया में माइनॉरिटी कौन है, जो 6 आपको बताए थे। इंडिया ऐसा नहीं, इंडिया हिंदू मेजॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है कि एथनिकली या रिलीजियसली या कम्युनली
जिस धर्म को लोग मानते हैं वो कम संख्या में हो, तो उसके लिए माइनॉरिटी वर्ड यूज होता है। तो इंडिया में ऐसा नहीं माइनॉरिटी है तो आपको मार देंगे, खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में तो सेकुलर कंट्री है, सब कुछ अच्छे से चलता है। लेकिन कोई अगर थियोक्रेटिक स्टेट है तो उस स्टेट का ऑब्जेक्टिव ही होता है हम अपने रिलीजन का प्रसार कैसे करें, जो कि गलत भी नहीं है। उसके नाम ही में इस्लामिक स्टेट लगा है, या क्रिश्चियन स्टेट होगा तो स्टेट ही अपने रिलीजन को प्रमोट कर रही है ना वहाँ पे। तो वहाँ क्या होता है, प्रोस्टिलाइजेशन बहुत होता है। एक वर्ड आप यूज करते हैं प्रोस्टिलाइजेशन बोल देते हैं उसको, रिलीजियस कन्वर्जन। प्रोस्टिलाइजेशन एंड रिलीजियस कन्वर्जन आर टू डिफरेंट वर्ड्स बेसिकली, ठीक है। जब आप किसी को फोर्स करके धार्मिक परिवर्तन करा रहे हैं तो उसको प्रोस्टिलाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। रिलीजियस कन्वर्जन आपको पता ही न्यूज़ में रहता है, इस पर हम शायद कर भी चुके हैं एक बार। धर्म परिवर्तन शादी के मीडियम से होता है। आपने किसी लड़की से कह दिया मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना, लड़की खुश, वो आपसे प्यार नहीं करता है। अगर प्यार करता है तो ठीक है, शादी कर लो, नाम मत बदलो, ठीक है। लेकिन प्यार ही इस बेसिस पे कर रहा है कि आपका धर्म परिवर्तन कराना है, तो वो रिलीजियस, इसके अगेंस्ट में आपको पता है यूपी ने भी रिसेंटली जो बिल बनाया है, एक्ट बनाया है, हिमाचल प्रदेश में भी शायद बन चुका है, उत्तराखंड में भी बन चुका है, एमपी में बातें चल रही हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो रिलीजियस कन्वर्जन कई मीडियम से होता है। एल्यूरमेंट एक रीजन होता है। एल्यूरमेंट का मतलब क्या होता है, आप किसी को प्रलोभन या लालच देते हो, ठीक है, आप हमारा धर्म परिवर्तन कर लीजिए, हम आपको 10 बोरी चावल दे देंगे, खाने पीने को देंगे, आपके बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा देंगे, आपको पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेज देंगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी रीजन का, आप समझ गए होंगे, ठीक है। एनीवे, ये अ मीडियम ऑफ एल्यूरमेंट है बेसिकली, ऐसा देखा गया है। नाम नहीं लूंगा मैं, अगेन मैं कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर रीजन एल्यूरमेंट की प्रोसेस फॉलो करता है हमेशा, ठीक है। दूसरा होता है, दूसरी तरह का एल्यूरमेंट होता है, वो आपके धर्म की आपको बुराइयां बताना शुरू करेंगे, अपने धर्म की अच्छाइयां बताना शुरू करेंगे। तुम्हारे में तो ये होता है, कास्टिज्म फैला पड़ा है, ये सब है, वुमेन का सब्जुगेशन हो रहा है, पर्दा प्रथा है, सब कुछ है। अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं बताना है, आपके धर्म की सारी बुराइयां, आपको तो बात तो सही हो रही है, बहुत गलतियां हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो वो ये नहीं कहेगा तुम एथीस्ट बन जाओ, तुम अपने रिलीजन को कहते हैं हमारा धर्म बढ़िया है। तो ये क्या है, ये भी मोड ऑफ एल्यूरमेंट है, उसमें आप अपनी अच्छाइयां दूसरे की बुराइयां दिखाते हो। एक होता है फोर्स तरीका होता है, ये कॉलोनियल पीरियड में होता था, जब ब्रिटिशर आए थे। वो ऐसा करेंगे जैसे दो लोगों को बिठाएंगे, एक को डंडा मारेंगे, उससे कहेंगे तुम हमारे भगवान का नाम लो, दैट काइंड ऑफ द थिंग, दूसरे को डंडा मारेंगे, कहेंगे अपने का नाम लो। तो फोर्स्ड है ना, आप किसी को डरा रहे हो, जैसे युद्ध होते थे पहले। मतलब मैं नाम अगेन मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा तो नाम लेने से स्किप करेंगे। मेडिवल या फ्यूडल पीरियड्स में जब युद्ध होते थे, वॉर होते थे, तो जो व्यक्ति या राजा जीतता था वो हारने वाले को अपने धर्म में परिवर्तित करा देता था। दैट वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, जो अब खत्म हो चुका है। तो अब एल्यूरमेंट इज द बेस्ट मीडियम, ठीक है। एनीवे, रिलीजियस कन्वर्जन की बात क्यों की गई है, अगेन थोड़ा सा रेफरेंस देता हूं ताकि सीए में समझने में आसानी रहे। जब पार्टीशन हुआ था, दैट टाइम द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, एक्चुअली में हुआ कहते हैं जब पार्टीशन हुआ तो कम्युनल ग्राउंड पे हुआ, आप सबको पता है, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में एक संशय, संदेह, सस्पिशन उभरी कि वेदर वी विल बी सेफ। जैसे मुस्लिम्स को संदेह हुआ कि इंडिया जो है, सारे मुस्लिम्स यहाँ से जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेफ होंगे कि नहीं होंगे, हमें नहीं पता, हम तो माइनॉरिटी हो जाएंगे यहाँ पे। सेम वे में जो लोग पाकिस्तान में रहते थे, हिंदू मुस्लिम सब रहते थे, आपको पता ही है वहाँ पे, ठीक है। तो हिंदूज को ये लगा कि यार यहाँ तो इस्लामिक स्टेट बनने जा रही है, तो इससे बेटर हम इंडिया चले जाएं, पता नहीं हमारे साथ यहाँ पे क्यों माइनॉरिटी बन जाएंगे। तो उस समय जो इंडिया के पीएम थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और वहाँ के जो पीएम थे आपके कौन थे, लियाकत। इंडिया पाकिस्तान के पहले पीएम कौन थे, जो लियाकत थे, उनके बीच में पैक्ट साइन हुआ था, जिसको दिल्ली पैक्ट आप बोल देते हैं या नेहरू लियाकत पैक्ट बोलते हैं। इसको मैंने स्लाइड में आगे कवर भी किया है, बट आपको ब्रॉड एक आइडिया देना चाहता हूँ। इन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट या एक एमओयू साइन किया था, और उसमें ये एश्योरिटी दी गई थी कि दोनों ही कंट्रीज अपने अपने देशों में माइनॉरिटीज का संरक्षण करेंगे, ठीक है। माइनॉरिटीज विल नेवर बी परसिक्यूटेड और एलिमिनेटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज, और उनका या तो ना तो उनका धर्म परिवर्तन करा, ना तो उनको मारा पीटा जाएगा, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। और ये पैक करने का एक बहुत बड़ा रीजन था। लोग इतने पैनिक हो गए थे पार्टीशन के टाइम पे कि सामान उठा उठा के ट्रेनों में लल के भागना शुरू कर दिए थे, दंगे हो जाते थे वहां पे, ट्रेनों में मैसेकर हो गए थे बहुत सारे। तो इस टाइप के कन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए लोगों को शुरू कर दिया गया, और एक वादा किया गया कि आने वाले टाइम पे अगर तुमको लगता है तुम्हारा वहां पे खतरा है, कोई ऐसी समस्या है, तो तुम आ जाना, ठीक है। आपको पता है आर्टिकल 5 टू लेके 11 में, अभी मैं आगे बता दूंगा उसमें, ठीक है। तो एक आर्टिकल डील करता है कि वी विल बी ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू पाकिस्तानी सिटीजन, जो कि बेसिकली हिंदू हैं, अगर वो इंडिया आना चाहें तो आने वाले समय में आ सकते हैं, उनको मिल जाएगा, अभी परेशान मत हो, अभी भागा भागी मत करो। ये आपका नेहरू लियाकत पैक्ट में साइन हुआ था 1947 में पार्टीशन के टाइम पे। जो वहाँ की डेमोग्राफी, और ये मैं डेटा नहीं बता रहा हूँ, ये डेटा है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का, चेक कर लो जाके नेट पे, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई थी। अगर आपको लगता है इंडिया के न्यूज़पेपर या कॉलम बायस्ड है, न्यूयॉर्क टाइम्स तो नहीं बायस्ड होगा। आप किसी भी अच्छा ऑथेंटिक, डेक्कन हेराल्ड, वो तो आपको पता ही लेफ्ट विंग है और मतलब एंटी बीजेपी एंटी राइट है, इन सबकी रिपोर्ट में एक ही फैक्ट बार बार लिखा मिला है। 1947 जो ऑफिशियल स्टैट्स हैं आपके, 23% ऑफ हिंदूज वर रिसाइडिंग इन पाकिस्तान। राइट नाउ द पॉपुलेशन इज 1.9%। 23% से 1.9% कैसे हो जाता है? सब लोग अपनी मर्जी से रिलीजन कन्वर्ट कर चुके हैं कि सब लोग मर गए हैं वहाँ पे, कुछ तो हुआ है ना वहाँ पे। बांग्लादेश, 30% हिंदूज वर रिसाइडिंग इन बांग्लादेश एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था। करेंटली जो स्टैट्स कहते हैं दैट इज समवेयर, इधर 1.9% है, 23 से 1.9 हो गया, इधर 30% से समवेयर 7% हो चुका है। कंपेरेटिवली कम है रिलीजियस कन्वर्जन, लेकिन कुछ तो हुआ है ना। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो इनका रिलीजियस कन्वर्जन हुआ है, या तो इनका रिलीजियस ग्राउंड पे परसिक्यूशन हुआ है।
आप किसी के सामने जाइए और उसको कह दीजिए कि हम लोग इस्लामिक स्टेट या थियोक्रेटिक स्टेट हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं आप तो करिए, नहीं तो हम आपको मार देंगे। तो आदमी क्या करेगा? जान बचाएगा, वहाँ पे धर्म परिवर्तन कर लेगा। वो घर के अंदर छुपा के किसी और की मूर्ति रखेगा, बाहर निकलेगा तो झंडा किसी और रिलीजन का लगा लेगा। यही करेगा आदमी। लड़कियों के साथ तो और भी खतरनाक होता है। उनको तो एक ही ऑप्शन देते हैं। एक बहुत अच्छी मूवी चंद्रप्रकाश द्विवेदी की थी, पिंजर, समवेयर 2002 के आसपास आई थी। दैट वाज द ओनली मूवी दैट वाज वॉच्ड बाय देन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ड्यूरिंग हिज टेन्योर। उस मूवी को बहुत अवार्ड्स मिले थे उस साल। पिंजर इसी, और इनफैक्ट एक बहुत अच्छी राइटर भी, एक वुमेन राइटर है, आई कांट रिकॉल द नेम एग्जैक्टली, नॉट श्योर, मन्नू भंडारी तो नहीं है, अभी रिसेंटली वो एक्सपायर हुई थी। वुमेन राइटर है वो। उन्होंने स्पेशली इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के टाइम पे जो वुमेन ने सफर किया था उस पर ही अपनी पूरी राइटिंग्स को बेस्ड किया है। बहुत अभी रिसेंटली वो एक्सपायर, उनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था। उनका नाम सर्च करना है एक बार, ठीक है। बहुत अच्छी वो राइटर है। तो वुमेन वर द वर्स्ट विक्टिम्स एंड द सफरर्स, चाहे वो वॉर हो, चाहे ये इस टाइप के सिविल वॉर की सिचुएशन हो। तो इन लोगों को, वुमेन को एक ही ऑप्शन दिया गया, कहा तुमको मारेंगे उससे बेटर है तुम हमसे शादी कर लो। औरतों ने भी कहा चलो यही चीज़ है। एक रिपोर्ट आई थी, आई थिंक यूनाइटेड नेशन से ही आई थी, कहीं से आई थी, उसका नाम था द समथिंग लाइक मिसिंग गर्ल्स, द क्यूरियस केस ऑफ मिसिंग गर्ल्स ऑफ पाकिस्तान। मिसिंग गर्ल्स का मतलब आप समझते हैं क्या हुआ था? उन्होंने एक डेमोग्राफी की स्टडी की थी और ये पाया था कि पाकिस्तान में महिलाओं की संख्या जो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करती हैं वो समवेयर जो भी रही हो, जैसे मैं आपको बताया नहीं, 23% के आसपास था, वो 1.9 हो गया। उसमें भी वुमेन का अगर वो देखेंगे तो मान लीजिए समवेयर 15% के आसपास का था उस समय, और अब वो घट के आपका समवेयर मतलब कुछ डेसिमल्स में जा चुका है। तो वुमेन कहाँ बहुत तेजी से, चलो आदमी को तो मान ले मार दिया, रिलीजियस कन्वर्जन, औरतें कहाँ चली गई सब? तो कहीं ना कहीं रिलीजियस कन्वर्जन हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना वहाँ पे। इस वजह से सीए आता है। बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया? फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। मैं कहाँ पे था? आई वॉज टॉकिंग अबाउट द वेव ऑफ रिफ्यूजी इन्फ्लक्सेस, क्योंकि हम रिफ्यूजी की बात करेंगे, हम सीए की बात करेंगे। इंडिया में पहला रिफ्यूजी इन्फ्लक्स, याद रखिएगा, बांग्लादेश के टाइम पे नहीं हुआ था। पहला रिफ्यूजी इन्फ्लक्स समवेयर 1948 या 49 में हुआ था। और क्यों हुआ था? दलाई लामा के केस में। दलाई लामा पर चाइना प्रेशर बना रहा था कि आप अपनी गद्दी को छोड़ दीजिए, आप जो है सिर्फ रिलीजियस गुरु रहिए, आप स्टेट अफेयर में मत इंटरवीन करिए। तो हम नया दलाई लामा उन्होंने कह दिया ऐसा नहीं हो सकता, तिब्बत जो है वो अलग तरह से काम करेगा। तो उन्होंने मतलब उनको आर्मी भेजना शुरू कर दी थी कि तुम लोग परसिक्यूशन करेंगे। वो लोग बेचारे डर गए। इन्होंने नेहरू जी से बात की तो नेहरू ने कहा कि यार हम लोगों का एक ही मतलब धर्म रहा है हमेशा से, हम लोगों का मतलब जो इंडिया रहा है, जो भारत राष्ट्र रहा है, ठीक है। इंडिया और भारत भी डिबेट है, ठीक है। भारत मतलब जो होता है, जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में जो नाम चलता रहा है, उसमें एक वर्ड बार बार यूज किया गया, कोई शरणार्थी आता है आपके यहाँ, शरणार्थी मतलब समझते हैं, रिफ्यूजी के लिए उसमें शरणार्थी वर्ड यूज होता था। आपकी शरण में आता है तो आप उसे हमेशा अभयदान देते हैं। अभयदान का मतलब होता है मुझे नहीं पता मेरे घर में कितना खाना है, लेकिन कोई आदमी आके मेरे दरवाजे पे कह रहा है कि यार मैं बगल के घर में रहता हूँ, वहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है, मुझे मार देंगे। मैं कहता हूँ आके छुप जाओ तुम यहाँ पे, तो मैं छुपा लेंगे और तुम पर किसी ने हाथ डाला मेरी टेरिटरी में तो फिर मैं उससे युद्ध करूंगा। और ये पूरी हिस्ट्री रहा है, इंडिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री रही है। हमने हर किसी को असाइलम प्रोवाइड किया है, कोई भी रिफ्यूजी, कोई भी असाइलम सीकर हो, किसी को दरवाजे से नहीं लौटाया। तो इन्होंने भी भाई कहा। अब आप कह देंगे तो अब दिक्कत रोहिंग्या के केस में क्या हो रही है, वो हम आगे रोहिंग्या में देखेंगे, इसमें इंक्लूड किया है उसको, ठीक है। तो जब बुद्धिस्ट ने कहा, दलाई लामा ने कहा कि हमारी पूरी कम्युनिटी को, लाखों की संख्या में वो लोग थे, हमारा एक रिलीजियस ग्राउंड पे परसिक्यूशन हो सकता है। हमारे रिलीजियस ग्राउंड मतलब क्योंकि हम लोग बुद्धिस्ट हैं और चाइना एक एथीस्ट स्टेट है। चाइना इज एथीस्ट स्टेट, वहाँ तो किसी धर्म को नहीं मानते, बस एक कन्फ्यूशियस से गुरु हैं उनके, मतलब मोरल गुरु हैं। एथिक्स में आपको पढ़ाऊंगा कभी, जब एथिक्स पढ़ाऊंगा तो कन्फ्यूशियस का नाम आएगा, ठीक है। लेकिन वो लोग धर्म को नहीं मानते हैं। तो चाइना इज एथीस्ट स्टेट, तो उस बेसिस उनका परसिक्यूशन हो रहा था। नेहरू ने कहा कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जमीन खाली है, धर्मशाला नाम है एक जगह का, आप हिमाचल जाओगे वहाँ धर्मशाला मिलेगी आपको, वहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल मिलेंगे, पूरा बुद्धिस्ट एरिया बना है। आपको ऐसा लगेगा लिटरली कि यू केम टू सम डिवाइन लैंड ऑफ बुद्धा। वैसे भी बुद्धिज्म का ओरिजिनेशन तो यहाँ हो, तो हमारी एक थोड़ी सी उनसे कल्चरल सिंपैथी भी थी, ठीक है। एक थोड़ा सा रिलीजियस सिंपैथी होता है कि हाँ आप बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ के वासुमित्र और पता नहीं कौन कौन गए थे, आपको पता ही उस समय जो लोग तिब्बत गए थे जिन्होंने वहाँ पे बुद्धिज्म को एक्सपेंड किया। तिब्बत में कौन सा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म चलता है? हिनायन और महायान, 3 फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म होते हैं ना, हिनायन, महायान और वज्रायन, ठीक है। तो ध्यान रखना श्रीलंका, सेलोन और साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे हिनायन फैला था, क्योंकि हिनायन जो था श्रीलंका के मीडियम से साउथ ईस्ट एशिया अशोका के पीरियड में गया था। और अशोका के पीरियड में आपको पता ही है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं हुई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के पीरियड में हुई थी, और उसके बाद ही बुद्धिज्म का डिवीजन हिनायन और महायान में हो गया था। महायान वाले संस्कृत बोलते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, हिनायन वाले पाली बोलते थे और मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे, बुद्ध के चप्पलों की, खड़ाऊ की पूजा करते थे, बुद्ध की अस्थियों की पूजा करते थे, ठीक है। तो वो काफी पुराने लोग थे, उनको हमेशा हम लोग ओल्ड पीपल भी बोल देते हैं, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। तो जो श्रीलंका के मीडियम से गया था, अशोक के बेटी पता ही आपको, महेंद्र और संघमित्रा, तो उसने अपने बच्चों को नीचे भेजा, धर्म का प्रचार करवाया था। तो अशोका पीरियड में हिनायन फैला था, श्रीलंका के रास्ते से फिर वो साउथ ईस्ट एशिया जाता है। और जो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था ये आपका तिब्बत, फिर चाइना, फिर ऊपर ऊपर जाते जाते जापान तक चला गया। तो महायान और हिनायन का रूट याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। गलती से अशोक मत मार देना, अशोक वॉज अ फॉलोवर ऑफ हिनायन बुद्धिज्म। उसके पीरियड में महायान बना ही नहीं था, महायान बने कनिष्क के टाइम में, मूर्तियां भी उसके बाद बननी शुरू हुई हैं, ठीक है।
तो जो दलाई लामा वगैरह थे ये सब फॉलोवर किसके होंगे, आपके महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म हो गए, तिब्बत में तो वही चलता है। एनीवे दे केम टू इंडिया, नेहरू ने इनको खूब जगह दे दी। ये वो पीरियड था जब इंटरनेशनल अफेयर पॉलिटी में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चल रहा था, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई बोलते थे बेसिकली। इंडियंस चाइना झूला झूल लेते आए थे यहाँ पे आपके, मतलब वहाँ के जो प्रीमियर हैं उनको बोलते हैं, उनका नाम था झो इन लाई, और उनको बोलते हैं उस आदमी ने जीवन भर लाई बोला खाली, वो आके यहाँ हिंदी चीनी भाई भाई बोल के गया, वहाँ से पीछे से आर्मी भेज दी थी उसने, ठीक है। उसको ये लगा कि नेहरू जी इज गिविंग असाइलम और प्रोटेक्शन टू अ रिलीजियसली परसिक्यूटेड ग्रुप फ्रॉम तिब्बत, जो उनके लिए खतरा है। तो उसका ये कहना था कि धर्मशाला में बेस होकर दलाई लामा एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रहे हैं, कल को भविष्य में वो स्टेट ऑफ चाइना के अगेंस्ट में युद्ध छेड़ देंगे और उसकी जमीन भारत होगा। इस बेसिस पे चाइना ने हमसे वॉर लड़ा था 1962 में। द प्राइम कॉज वाज द इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज ड्यूरिंग 1958 एंड 59, ठीक है। इससे भारत और चाइना के संबंध हमेशा के लिए बिगड़ गए। उन्होंने, आपको पता ही है, चाइना ने हमारी 2 जगहों पर हमेशा अटैक किया था और आज भी कर रहे हैं। एक है आपका जो अक्साई चीन का रीजन है, जो उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है, लद्दाख का, ठीक है। और दूसरा रीजन है अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि वहाँ तवांग मोनेस्ट्री है। तवांग एक जगह है, वहाँ पे एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। एंड व्हाट इज द रीजन? और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चाइना को क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि ये दोनों इकलौती ऐसी जगह हैं भारत की जहाँ बुद्धिज्म सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। और बुद्धिज्म प्रैक्टिस होता है मतलब उसको मानने वाले तिब्बत में बैठे दलाई लामा को सपोर्ट करते हैं। तो उनको लगता है इस रीजन को वो तिब्बत का हिस्सा मानते हैं। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से या लद्दाख रीजन से चाइना विजिट करते हो तो आपको पता है आपको स्टेपल्ड वीजा मिलता है, यू आर नॉट कंसिडर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ा इंडिया और चाइना के रिलेशन में एक इशू चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे बीच में इशू हो गया। पहला इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज, ये बुद्धिस्ट रिफ्यूजी थे। इंडिया ने उनको असाइलम दिया क्योंकि वास्तव में उनकी जान को खतरा था। एंड बुद्धिस्ट वर नेवर अ थ्रेट टू इंडियन नेशनल सिक्योरिटी। कभी किसी बुद्धिस्ट मॉन्क को देखा है आपने कि वो किसी मकसद से चल रहा है सड़क पे? वो कहने वाला है कि मेरे बैग में पीछे कुकर रखा है जो आगे चल के कुछ समय बाद फट जाएगा, या मैं एक साइकिल लेके चल रहा हूँ उसमें भी कुछ लगा हुआ है। कभी किसी बुद्धिस्ट मॉन्क को पकड़ा गया इसी केस में? कभी भी। सिर्फ एक वायलेंट एक्ट हुआ है बुद्धिस्ट मॉन्क का, दैट वाज इन म्यांमार, और वो भी एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तब हुआ था। दैट विल डिस्कस इन द रोहिंग्या रिफ्यूजी केस। वो एक बड़ा फेमस फोटो चलती है, इसको गूगल पे सर्च करना। एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, उसने पूरा रोप पहना हुआ है और पीछे गन टांगी हुई है। उसने कहा देयर आर टाइम्स देयर आर पीपल हु कैन फोर्स समवन इवन फ्रॉम द बुद्धिस्ट कम्युनिटी टू टेक अप आर्म्स एंड एम्यूनिशन। कोई बुद्धिस्ट मॉन्क जो शांति की बातें कर रहा है वो पीछे हथियार टांग के चल रहा है, तो आप इमेजिन करिए म्यांमार की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। उसका नाम सर्च करिएगा, उसी ने रोहिंग्या क्राइसिस को बेसिकली शुरू करवाया था, ठीक है। जो परसिक्यूशन मुस्लिम्स का वहाँ रोहिंग्या उसका शुरू हुआ है। एनीवे, तो बुद्धिस्ट वर नेवर अ थ्रेट टू इंडियन नेशनल सिक्योरिटी। उनका कोई ऐसा पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। और सबसे मजे की बात है वो तथागत बुद्धा से निकलते हैं। उनका जन्म आपको पता ही है, हालांकि आज के नेपाल में हुआ था, लेकिन वो देखिए सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बुद्धा का जन्म भारत में हुआ था। ये अंतर याद रखिएगा। एक बार मेरी किसी से बहस हो रही थी तो वहाँ पे यही हो गया कि बुद्धा वाज बॉर्न इन नेपाल। बुद्धा वाज नेवर बॉर्न इन नेपाल। सिद्धार्थ गौतम वाज बॉर्न इन नेपाल। वो बुद्धा बने ही भारत में थे। बुद्धा मतलब उनको एनलाइटमेंट मिलना, ठीक है। तो इंडिया इज द लैंड ऑफ बुद्धा, तो उनके फॉलोअर्स को हम कैसे छोड़ सकते थे, ठीक है। वो लोग शांति प्रिय लोग हैं, हमेशा से शो का हिस्ट्री वो सब आ जाता है। जैन कम्युनिटी तो उस कम्युनिटी के लोग होते हैं जो अपने मुंह पे भी मास्क लगा के चलते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म हमारी सांस में आके मर ना जाए। शाम के बाद खाना नहीं खाते हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं खाने में आ गया, ठीक है। वो पानी भी आधा पीते हैं कि पानी में कोई बैक्टीरिया वो मर जाते हैं। सड़क पे चलते हैं तो झाड़ू मारते चलते हैं कि कोई चीटी बीटी ना के मर जाए। वो किसी को क्या मारेंगे, कभी कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है। तो जैन एक ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई वायलेंस नहीं, कुछ भी नहीं है। दे आर नॉट अ थ्रेट, ठीक है। ऐसा वैसे जैन्स का कोई परसिक्यूशन हुआ भी नहीं है। इंडिया में ही उनके सारे जितने भी तीर्थंकार हुए थे यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे मर्जिंग लिए, और उसको सेपरेट रिलीजन मानना भी थोड़ा अजीब सा लगता है। दैट इज कम्स इन द अम्ब्रेला दैट ऑफ हिंदुज्म। मतलब हिंदुज्म का मतलब ये होता है जो और किसी अब्राह्मणिक रिलीजन को नहीं मानता वो सब हिंदुज्म में ही आ जाते हैं अपने आप। अब्राह्मणिक रिलीजन में पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो सेकंड इन्फ्लक्स कब हो रहा है आपका? 1970 के केस में। अब हम आते हैं थर्ड इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज। यहाँ पे आ रहा था आपका रोहिंग्या। अब रोहिंग्या मैं भी थोड़ा सा बता चुका हूँ। म्यांमार में एक जगह पड़ती है रखाइन प्रोविंस, RAKHINE, रखाइन प्रोविंस है एक म्यांमार की। और वहाँ पे क्या हुआ था, जिस बुद्धिस्ट मॉन्क का मैंने नाम लिया था उसको थोड़ा सा सर्च करना पड़ा मेरा, और उसका भी केस है। होता क्या था कि जब वहाँ पे म्यांमार की आर्मी पेट्रोलिंग के लिए निकलती थी तो वहाँ पे रखाइन प्रोविंस में एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लोग ग्रुप में रहते थे और वो उन पर पत्थर मारना शुरू कर देते थे। शैताना है दैट काइंड ऑफ द थिंग। रोज का सिविल का कंफ्लिक्ट वहाँ चल रहा था। एक दिन इरिटेट होकर उन्होंने गोलियां चला दी, फिर वहाँ से वो सिविल वॉर का रूप में डेवलप होता चला गया। तो देखिए हर कोई लैंड ऑफ बुद्धा और गांधी नहीं होता है। म्यांमार वालों का दिमाग थोड़ा सनक गया। इवन ऑंग सॉन्ग सू की, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, उसने भी इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे कुछ भी नहीं बोला था। एक लिमिट होती है क्रॉस करने की। आप आए दिन का नाटक मचा के रखे हो, आए दिन लड़ाई झगड़ा वहाँ पे चल रहा है, तो उन्होंने पूरी म्यांमार की आर्मी भेज दी और रखे में थोड़ा झाड़ू लगा दिया, सफाई कर दी वहाँ पे। तो वहाँ से जो लोग भागना शुरू हुए, मतलब वो लोग बेसिकली उनको रोहिंग्या बोला जाता है। ये लोग एथनिकली बांग्लादेश को बिलोंग करते हैं,
उनकी जो लिविंग प्लेस थी, पैदा होने की जगह थी, वो बांग्लादेश थी। वहाँ से ये लोग ब्रिटिशर पीरियड में लेबरर के तौर पे म्यांमार ले गए थे। म्यांमार को पता है प्लांटेशन का काम चल रहा था, वहाँ रेलवे लाइन वगैरह बिछा रहे थे ब्रिटिशर, तो इन लोगों को शिफ्ट किया गया था। ये लोग वहीं रैखान में रहने लगे थे, तो एथनिकली दे बिलोंग टू बांग्लादेश। अब अगर वो ये क्लेम करें कि यार हमारी जान को वहाँ पे खतरा है, हम लोग तो रिफ्यूजी हैं, हमको इंडिया में आके बसा लो, तो इंडिया यार दूसरे देश का सरदर्द कहाँ तक लेगा, आप ये बताइए। ठीक है, यू आर परसिक्यूटेड देयर बिकॉज ऑफ सर्टन ओन नोटेरियस एक्टिविटीज दैट यू वर डूइंग देयर। ऑंग सांग सू की आदमी जैसे साइलेंट है, और जिसको प्यार आ रहा है वो अपने वहां रख ले। अगर यूनाइटेड नेशन या मान लीजिए अमेरिका कह रहा है, तो मैं तो अमेरिका से कहूंगा कि भैया एक काम करो, एक शिप भेज दो। आपके शिप तो घुमा करते हैं ना, 7th नेवल फ्लीट यहीं घूमता है, उसमें सारे रूफ इंडिया को बिठाओ और अपने यहाँ स्टैब्लिश कर दो। तो आप तो वहाँ मेक्सिको के बॉर्डर पे वो बनवा रहे हो, वहाँ पे फेंसिंग करवा रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, जिनका आज ही सुबह स्टेटमेंट आया, अगर मैं चुना नहीं गया तो देयर विल बी ब्लड बाथ, वो ऐसा आदमी है, उसने मेक्सिको के साथ में बॉर्डर में पूरा वो लगवा रखा, बैरिकेडिंग कर रखी है। तालिबान में जब सिविल वॉर हुआ था, यूएस की आर्मी ने विड्रॉ किया था, जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, चाहे वो आपका ईरान हो, चाहे आपका सऊदी अरेबिया, सबने मना कर दिया था, हम वहां से रिफ्यूजीज को नहीं लेंगे। अभी इसराइल में वॉर चल रहा है, इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बगल में कौन पड़ता है, इजिप्ट पड़ता है, इधर कौन पड़ता है, सऊदी अरेबिया, दोनों ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, हम रिफ्यूजीज को नहीं लेंगे। सबको पता है रिफ्यूजीज के केस में प्रॉब्लम क्या होता है, देयर इज अ बिग कंसर्न। कोई आदमी अगर एक परसिक्यूशन झेल के आ रहा है, एक वॉर झेल के आ रहा है, उसके दिमाग में एक ही चीज घूमती है, रिवेंज, बदला, माँ का बदला, बाप का बदला, बहन का बदला, बेटे का बदला, भाई का बदला। वो सबका बदला लेने से आग से धधक रहा होता है, और वो जब एक शांतिप्रिय जगह पे आता है, वो वहीं पे आके फटने लगता है, और उसका गुस्सा फटता है हर चीज के लिए। वो बड़ा मतलब कहते नहीं है, इसके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में, फिर उसका एक ही ड्रीम होता है, मैं अपने होम स्टेट कब जाऊँ, वहां जाके क्रांति करूँ। उसके लिए ट्रेनिंग वो यहाँ पे लेता है, और कई बार उसको अगर अच्छे से चैनलाइज कर देगा तो वहीं पे कुछ ना कुछ कांड कर देगा। इसलिए रिफ्यूजीज आर द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू अ इंटरनल सिक्योरिटी इफ दे आर कमिंग फ्रॉम सच अ ग्रेव पास्ट। बुद्धिस्ट के केस में ऐसा था नहीं एक्चुअली में, इसीलिए मैंने वहां पे रेफरेंस लिया था। ठीक है, नाउ मैंने भी बोला था आपको एक असाइलम सीकर वर्ड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द वर्ड रिफ्यूजी। और क्या रिफ्यूजी और असाइलम सीकर एक ही होते हैं? नहीं, पहली बात तो एक नहीं होते। मैंने भी कहा था रिफ्यूजी इज द ग्रुप ऑफ पीपल, व्हाइल असाइलम सीकर इज अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, जिसको किसी हरकत की वजह से कुछ ने कुछ मतलब कांड कर दिया था। कांड क्या होता है? तस्लीमा नसरीन ने लज्जा बुक लिख दी, और सबसे ज़्यादा बवाल राइटर्स के साथ में होता है। देखो, राइटर्स फ्री थिंकर होते हैं, उनके दिमाग में जो आता है, कुछ ऐसी कोटेशन मैं क्लास में बोल नहीं सकता हूँ, खुशवंत सिंह की गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, कि पेन को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, पेन शुड बी फ्री, थॉट शुड बी फ्री। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं वेयर द माइंड शुड बी फियर, समथिंग लाइक दैट, कि आपका दिमाग फ्री होगा तभी तो कलम अच्छे से चलेगी, कलम को आप रोक नहीं सकते हो। तो तस्लीमा नसरीन ने एक बुक लिख दी, ठीक है, बुक का नाम था लज्जा। उसमें उसने बता दिया कि भाई बाबरी डिमोलिशन के बाद में वहाँ क्या क्या कांड हो रहा है। इस बेसिस पे बांग्लादेशी सरकार ने उस पर फतवा निकाल दिया। फतवा क्या होता है? एक तरह की रिलीजियस डिग्री होती है, ठीक है, कि अगर आपने एक रिलीजन के अगेंस्ट में बोला तो हम आप पे फतवा निकाल देंगे, आपको प्रोसिक्यूट, आपका वही जो भारत में नारे लगे थे, सरकार दिया जाएगा, वो लग दिया, 50,000 का नाम रखा गया जिसने सरकार है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो बेचारी तस्लीमा नसरीन अपनी जान बचाते हुए भारत भागती है। वो कहती है हमको यहाँ असाइलम दे दो। अब समझना असाइलम का मतलब क्या? असाइलम का मतलब हमें संरक्षण दे दो, शरण अपनी दे दो, शरणागत में ले लो। ग्रुप ऑफ पीपल आएगा, उसको रिफ्यूजी बोलेंगे, ठीक है। रिफ्यूजी में कोई व्यक्ति नहीं है, एक पूरी कम्युनिटी या ग्रुप है। असाइलम सीकर में एक व्यक्ति है तस्लीमा नसरीन टाइप का, एक आपने नाम सुना होगा, मैं लेना तो नहीं चाहता था लेकिन अभी उन पर अटैक हुआ था इसलिए और ले सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सलमान रुश्दी ने बुक लिखी थी, बस मैं बुक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस बुक में थोड़ा सा एक रिलीजन को लेके कुछ डेरोगेटरी वर्ड थे, और मजे की बात है वो रिलीजन भी उन्हीं का था, वो प्रैक्टिसिंग डैश डैश थे, उन्होंने वो बुक लिखी। बंदा कहाँ का? बॉम्बे का, मतलब इंडिया का। किताब कहाँ लगता है? इंडिया में, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है आप किताब मत पढ़ो, किताब तो महंगी आती है ना, खरीदनी पड़ती है। देखो मैंने कोई बुक लिखी, उसमें मैंने कुछ ऑफेंसिव लिख दिया और आप कह दीजिए कि मेरी भावनाएं भड़क रही हैं, तो मेरा आपसे सजेशन होगा 350 या 400 की मैंने किताब लिखी है, उसमें मेहनत लगाई है। किसने आपसे कहा बुक स्टॉल पे जाइए 350 की किताब खरीदो, ला के उसमें 4 घंटे लगा के पढ़ियो, फिर कहिए मैं ऑफेंस हो गया? अगर मैं उसका पब्लिक डिस्प्ले कर रहा हूँ तब तो आप ऑफेंस हो सकते हैं। खुद जाके किताब पढ़ रहे हैं फिर कह रहे हैं मैं ऑफेंस। मत पढ़ो किताब, किसने कहा है पढ़ो? और जो किताब पढ़ते हैं वो कभी झगड़ा नहीं करते, पहली बात। एनीवे, सलमान रुश्दी ने बुक लिखी, ठीक है, लिखी कहाँ पे? बॉम्बे में, इंडिया में। फतवा कहाँ से निकल रहा है? ईरान से निकल रहा है। ईरान के जो अयतुल्ला खमैनी का केस बताया था मैंने, उन्होंने फतवा निकाल दिया कि जो सलमान रुश्दी का कटा हुआ सर लाएगा उस पर इतने का इनाम है। इंडिया की कम्युनिटी तुरंत हाइप हो गई। फतवा कहाँ निकला? ईरान में। और यहाँ के लोग हो गए तलवारें लेके चलो वहाँ से इनाम पाएंगे, 50,000 60,000 जो भी निकला है। सलमान रुश्दी की जान को खतरा हो गया। इंडिया संरक्षण दे रहा है तस्लीमा नसरीन को और अपने आदमी को नहीं बचा पा रहा है। तो सलमान रुश्दी ही सीक द असाइलम ऑफ इन ब्रिटेन। वो आदमी आज की डेट में ब्रिटेन में रहता है। लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज को छोड़ के ऐसा कोई अवार्ड नहीं जो सलमान रुश्दी को मिला नहीं है। मैन बुकर, बुकर ऑफ द बुकर, पता नहीं कौन कौन से अवार्ड ले गया। ये सारे अवार्ड इंडिया में आए होते, ठीक है। इंडिया में एक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, वो आदमी इंडिया आ नहीं सकता आज की डेट में बिकॉज ऑफ द स्यूडो सेक्युलरिज्म ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया में एक स्यूडो सेक्युलरिज्म वर्ड था जो एल.के. आडवाणी ने कॉइन किया था। ये सेक्युलरिज्म का छद्म रूप है। हम दिखाते हैं हम सेक्युलर हैं, बट वी आर फॉलोइंग सिंपली द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस अपीजमेंट। एक कम्युनिटी को खुश करना है तो उसको खुश करना है। पूरी राम जन्मभूमि का आंदोलन एक अपीजमेंट पॉलिसी की देन था,
ठीक है। तो हमारा सलमान रुश्दी कहाँ रह रहा है, इंडिया का, हमारा मतलब इंडिया का, वो रह रहा है इंग्लैंड में, अवार्ड लेके वहाँ पे जा रहा है, सब कुछ उसको फेम वेम वहाँ से मिल रहा है, आराम से रह रहा है कि नहीं रह रहा है। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ असाइलम सीकर का, ये क्योंकि रश्दी का नाम आया था, मलाला यूसुफजाई, एक लड़की थी जो स्कूल जाना चाहती थी, उसको गोली मार दी थी इन लोगों ने, ठीक है। इन लोगों ने मतलब आपको पता ही, उसके नेटिव लोग थे, टेररिस्ट टाइप के थे, उन्होंने गोली की, वुमेन पढ़ने नहीं जा सकती, लड़कियां पढ़ने जाएंगी तो कल को बाहर निकलेंगी, फिर उनका डोमेस्टिकेशन कैसे होगा, क्योंकि सम रिलीजन्स आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिकेशन ऑफ द वुमेन, पढ़ेंगे एनलाइटमेंट की बातें करेंगी, तो वो लड़की रिफ्यूज सी करती है, उसको भी ब्रिटेन दे देता है। एक और बड़ा मजा, ये तो रिलीजियस बेसिस पे, आपको पता है असाइलम सीकिंग सिर्फ रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं मांगी जाती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार केस हुआ था जिसका नाम था एडवर्ड स्नोडेन, का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। एडवर्ड स्नोडेन कौन था, यूएस में एक प्रोजेक्ट चला था, ठीक है, देयर वाज अ वेरी प्रोजेक्ट प्रिज्म नाम था शायद उसका, और ये प्रोजेक्ट इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय सीआईए। इसमें क्या किया गया था, एक ऐसा सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम डेवलप किया गया था जिसमें आपके सेल फोन, आपके लैपटॉप, या जितने भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं दैट वर लाइक हैक्ड, आप कह सकते हो उनको, ठीक है। यानी इमेजिन कर लिया आपके फोन में कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, आपको पता है 2 रियर और बैक आपके 2 रियर फ्रंट वाले रहते हैं, दोनों कैमरे, ये दोनों कैमरे आपके हैक हैं। आपने कोई ऐप आया, कुछ भी आपने इंस्टॉल कर लिया, आपका वो हैक हो गया, आप अपने कमरे में मस्त घूम रहे हो, आपका फोन रखा, चलो फोन तो तब भी आप ऐसे रखते हो, लैपटॉप ही रखा, उसमें भी तो कैमरा लगा होता है, इंटरनेट से कनेक्ट है, कैमरा आपका हैक है, आप अपने कमरे में कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, दैट इज सर्विलेंस्ड बाई सीआईए ओवर देयर, ऑपरेशन प्रिज्म के अंडर में। तो जब एडवर्ड स्नोडेन सीआईए में काम कर रहा था, मतलब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने डेवलप तो कर दिया, उस पर मूवी बनी है 2016 में स्नोडेन नाम से, उस मूवी को बहुत अवार्ड्स भी मिले, तो उसको कभी देखना, क्योंकि बहुत चीज़ें मैं क्लास में एलैबोरेट नहीं कर सकता हूँ। ही वॉज इन सम प्राइवेट मूवमेंट्स विद हिज पार्टनर एंड दैट टाइम ही रियलाइज सडनली, वो प्रोजेक्ट पे काम करके आ रहा है, सुबह से शाम काम कर रहा है, सामने लैपटॉप रखा हुआ है, और ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ही रियलाइजेस कि जो लैपटॉप सामने रखा है ये मुझे भी तो कैप्चर कर रहा होगा। तो वो एकदम शॉक, वो ट्रांस की स्टेज में चला जाता सोच के, मैंने क्या बना दिया, ठीक है, बनाने को तो बना दिया उसे, मैं पैसे अच्छे मिल रहे थे, फिर रियलाइज करता है इट इज़ द इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी। अब वो आदमी वोकल हो जाता है, वो खुल के बोलना शुरू कर देता है इसके खिलाफ, वो कहता है कि यूएस ने ऑपरेशन प्रिज्म नाम का बड़ा खतरनाक वो बना दिया है, तो सीआईए उसकी जान के पीछे पड़ जाती है। अमेरिका द फ्लैग बेरर ऑफ डेमोक्रेसी एंड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये एडवर्ड स्नोडेन के नाम पे फतवा निकाल चुका है। फतवा मतलब रिलीजियस डिक्री नहीं थी यहाँ पे, उसने कहा एडवर्टाइजमेंट बस दिख जाए, क्योंकि इसकी पब्लिक ह्यूमिलिएशन अमेरिका की करवा दी उसने बोल दिया ना कि ब्राजील का पीएम हो चाहे इंडिया का पीएम हो, हर किसी का मतलब इनबॉक्स से लेके हर चीज़ जो भी आपके फ़ोन में सेव है, इस सबकी सर्विलेंस आपकी सीआईए कर रहा है, ठीक है। तो यूएस के टर्म्स कई कंट्रीज के साथ में बिगड़े थे, मतलब इस समय मजे की बात है, उससे भी पहले एक और केस हुआ था, एडवर्टाइजमेंट से थोड़ा सा पहले जाएंगे, विकीलीक्स का एक और व्यक्ति था, उसका नाम सर्च करने की कोशिश करिएगा, वाइट कलर के बाल थे, अभी भी वो असाइलम सीकिंग कर रहा है, उसको बड़ा घसीट के फोटो आया था, घसीट के इन लोगों ने निकाला था, गाड़ी से गलती से बाहर निकल गया था वो। असाइलम सीकर यही लोग होते हैं, तो उसने विकीलीक्स कर दिए थे। मतलब डिप्लोमेटिक केबल्स एक वर्ड होता है, जैसे इंडिया का कोई डिप्लोमेटिक, जैसे आप लोग सेलेक्ट होकर आईएफएस बन जाते हो, तो आप इंडिया की एम्बेसी से अगर आप यूएस की एम्बेसी में कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको डिप्लोमेटिक केबल्स कहेंगे, ये चैनल्स होते हैं, ठीक है। उसने क्या किया था, यूएस की जितने भी डिप्लोमेटिक केबल थे सबको उठा के उसने ऑनलाइन डाल दिया, उसका नाम रख दिया था विकीलीक्स। इंडिया में द हिंदू जो पेपर आता है, इनका कोलैबोरेशन था वीकली के साथ, तो पूरा ट्रांसक्रिप्शन लोग पेपर में रोज छापते थे। तो इतनी एम्बेरसमेंट, इतनी मतलब बेइज्जती हुई थी अमेरिका की उस समय कि ब्राजील का पीएम, जो समय एक वुमेन थी, वो किसी और कंट्री के पीएम से क्या बात कर रही हैं। एक ये भी उस समय विकीलीक्स लीक हुआ था कि हिलैरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के पीएम को बोला था कि इंडिया को ज़्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, और 2 दिन पहले वो इंडिया विजिट पे आई थी, और मनमोहन सिंह से बिल्कुल खुल के मिल रही थी, अपना घूम फिर के, नहीं आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप तो बिल्कुल संत आदमी हो, और अगले दिन वो पाकिस्तान के पीएम को कहते हैं कि बड़ा चौधरी बन रहा है, उसको ठीक करेंगे। ये सब लीक हुआ था विकीलीक में। तो उससे क्या हुआ था कि कई कंट्रीज के टर्म्स खराब हुए थे, तो इस बंदे के केस पे भी उन्होंने फतवा निकाला था सीआईए वालों ने। तो अमेरिका ने 2 लोगों को भगाया था, एक तो जिसका मैं नाम ले रहा हूँ विकीलीक वाले को, उसका नाम सर्च करेगा, मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है अभी, एडवर्ड स्नोडेन का। ये दोनों भाग के फिर कहीं किसी कंट्री में छुपे थे। इनको बोलेंगे आप असाइलम सीकर, जिनके किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक्ट या कर्म की वजह से इनकी नेटिव प्लेस में खतरा होता है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को गवर्न कौन करता है, जैसे कोई रिफ्यूजी है या कोई असाइलम सीकर है, इसके राइट्स क्या होंगे, क्या कोई कंट्री इनको संरक्षण देने के लिए बाध्य है या सिर्फ एक मर्जी की बात है, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो इसको रेगुलेट करने के यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो बना हुआ है, वो थोड़े रूल ड्राफ्ट किए हैं, बस ध्यान रखना इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू इट, ठीक है। ये मैंने आपको एक ब्रॉडर इंसाइट देने के लिए आपको सब बताया है। अब हम अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं और हम फोकस करेंगे सिर्फ एनआरसी और एनपीपी और इन सब पे, ठीक है। पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, बस आपको थोड़ा सा इनकैप्सुलेट करने की जरूरत है, ठीक है। नाउ कमिंग टू अवर स्लाइड्स, कुछ टेक्नोलॉजी होती बता चुका हूँ, जैसे रेजिडेंट है, इसकी डिफिनेशन बता चुका हूँ कि किसी भी देश में 6 महीने उससे अधिक तक कोई व्यक्ति रह रहा है। इनकम टैक्स की जो डेफिनेशन है वो आपको बता देता हूँ। टू क्वालिफाई एज ए रेजिडेंट इंडियन, एंड इंडिविजुअल शुड हैव स्पेंट एटलीस्ट 182 डेज, यानी कि 6 महीने और मोर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया, और स्टेड इन द इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द ईयर, एंड फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज, यानी कि 1 ईयर और मोर इन द लास्ट 4 ईयर्स। यानी या तो वो 6 महीने के आसपास रह रहा हो कॉन्टिन्यूटी में, या फिर पिछले 4 सालों में वो अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज के आसपास उसने रहा हो, ठीक है।
और फॉर अ पीरियड 3 ये मतलब एक लमसम, आप 6 महीने वाली याद रखिए, वो ज़्यादा सही होती है रेजिडेंट की, ठीक है।